उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली होगी। बहुत कम असाइनमेंट्स मुझे मौसूल हुई हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को कोई इशू आ रहा हो, कोई बात उनको समझ में नहीं आई, हमने 2 असाइनमेंट्स दी थी। फेसबुक पेज को डिज़ाइन करना है, लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना था, और साथ में आपने एक ऑनलाइन किसी टेम्पलेट को यूज़ करना था, उसको कस्टमाइज़ करना था, डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज़ करना था। असाइनमेंट आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मैं अभी एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ असाइनमेंट की, तो उसके नीचे आप लोग असाइनमेंट अपनी कमेंट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उसका कमेंट करते रहिएगा। मैंने ग्रुप में एक पोस्ट क्रिएट कर दी है, उसके नीचे आप अपनी ये न्यू वाली असाइनमेंट है इसको कमेंट करते रहिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है उस असाइनमेंट में, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई बात समझ में नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। 1-2 मिनट में हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ मजीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। जी बाद में कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी असद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कर ली तो बस सलाम ही ली थी। क्वेश्चन पूछ लूँ मैं? जी पूछ सकते हैं। सर मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था आपसे, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल में थोड़ी सी ना, तो वो डिस्कस कर सकता हूँ थोड़ा सा आपसे? जी ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल हम चंद दिन में पढ़ने वाले हैं। अभी हम आज से PHP को स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, जब वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे आने वाली हैं ये बातें। जी सर, वो छोटी सी मैंने एक बात पूछनी थी कि जब हम किसी वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करते हैं तो क्या वो स्टैटिक बन जाता है? क्योंकि मेरा वो स्टैटिक देखिए स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ज़रा किसी और सेंस में यूज़ होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है और उसके मुकाबले में लोकल वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल ज़रा कदर डिफरेंट मानों में होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है कि जो एक जगह डिफाइन कर लिया जाए और उसका स्कोप ज़रा ग्लोबल हो और बहुत मुख्तलिफ जगहों पे वो एक्सेस किया जा सकता हो। और लोकल वेरिएबल ये होता है कि जो किसी खास एरिया में क्रिएट किया गया हो और उसी एरिया के अंदर वो अवेलेबल हो, उससे बाहर वो अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब आप उसको कंडीशनल स्ट्रक्चर से बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, या एक फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, तो अब आप चाहेंगे उसको बाहर एक्सेस कर पाए तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो उसी फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, बाहर अवेलेबल नहीं होता। तो ये लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल ये होता है कि वो हर जगह एक्सेस किया जा सके। सर मैं अपना सिनेरियो शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया कि ऊपर एक नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 70 मैंने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, बॉडी के अंदर। उसके बाद सर जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, उसके अंदर मैंने उस वेरिएबल को ग्लोबल कह दिया और उसमें सिंपली 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं फंक्शन से बाहर आके उसको 3 बार कॉल करता हूँ,
तो हर बार पहले बार शो करता है 71, सेकंड टाइम शो करता है 72 और थर्ड टाइम शो करता है 73। मींस कि वो हर बार 70 से स्टार्ट नहीं करता, उसे 3 बार कॉल की है, हर बार वो इंक्रीमेंट के बाद से स्टार्ट करता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ग्लोबल तो कॉल हुआ है, उसके बाद वो स्टैटिक बन गया है कि मैं नहीं, वो ग्लोबल ही है, स्टैटिक नहीं बना। वो ग्लोबल ही वेरिएबल है, और एक वेरिएबल की जितनी दफा आप उसको कॉल करेंगे, जब चूंकि आपने ग्लोबल बना लिया, तो ग्लोबल होने की वजह से अब उसकी वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। सर स्टैटिक नहीं इसको बना। स्टैटिक नहीं कहेंगे क्योंकि हर बार वो 70 से स्टार्ट नहीं करता, इंक्रीमेंट अपने अंदर होल्ड रखता है वो। नहीं, ये उसको स्टैटिक फिर भी नहीं कहेंगे। वो स्टैटिक वेरिएबल जरा ठीक है सर, थैंक यू। डिफरेंस मानों में यूज होता है। इंशाल्लाह जब आएंगी बात तो उसको कर लेंगे। ये ग्लोबल वेरिएबल है, वो अपने स्कोप के अंदर वो चेंज हो रहा है। एक वेरिएबल को आप 50 दफा चेंज करें, उसके स्कोप के अंदर रह के वो चेंज होता रहेगा। उसके इंक्रीमेंट करें जितनी दफा मर्जी, क्योंकि वो आपने उसको फंक्शन के अंदर ग्लोबल डिफाइन कर लिया। बहरहाल चले हम आगे चलते हैं, हम आज की बात को शुरू करते हैं ताकि दूसरे लोग भी समझ सके। ठीक है सर, इंशाल्लाह। जी, अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनको CSS नहीं आती, या उनको CSS लिखने में कोई दुश्वारी हो रही है, वेब पेज डिजाइन करने में कोई दुश्वारी हो रही है, उनको बूटस्ट्रैप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसे कोई स्टूडेंट हो तो वो जरा खुद को मेंशन करें, जरा कमेंट्स करें, यहाँ पे मैसेज करें। जिनको अभी तक कोई कोड की लाइन ही उन्होंने लिखी, HTML ही पल्ले नहीं पड़ी, CSS और बूटस्ट्रैप का भी उनको आइडिया नहीं है, कोई अभी तक वेब पेज डिजाइन नहीं किया। एक जीशान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ये जीशान साहब आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी जिस तरीके से आपने अपना नाम लिखा हुआ है। जी, कोई ऐसे साहिब हैं कि जिनको अभी तक बात समझ में ना आई हो, हैं तो जरूर बताइएगा। चलें, इशू आना तो कोई इशू नहीं है, वो इश्यूज तो आते रहते हैं। आज तक हमें कोड करते हुए इश्यूज आ रहे हैं, और डेवलपर के इश्यूज साथ चलते रहते हैं जब तक कि वो डेवलपमेंट छोड़ता नहीं है। इश्यूज आना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको आता ही कुछ ना हो, सिरे से कुछ पढ़ा ही पल्ले ही ना पड़ा हो 2 हफ्ते के एफर्ट के बाद। तो ऐसे कोई साहिब हैं तो वो जरा उनके लिए हम कुछ उनके गोश गुजार करें ताकि वो भी हमारे साथ मिल सकें। अभी अभी फिर भी चीज़ों को कवर करना मुमकिन आएगा, तो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने कुछ भी अभी तक। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आपने जो फेसबुक पे डिजाइन करने का बोला था वो तो नहीं हो सका, लेकिन मैं एक टेम्पलेट जो है वो परसों से कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन 2-3 घंटे और लगेंगे। तो आज टाइम होगा, आज की डेट में अगर मैं फेसबुक पे स्क्रीनशॉट जी सेंड कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये कल भी आपके पास टाइम होगा जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वेब पेज तो बन जाता है लेकिन उसकी अलाइनमेंट का इशू आ रहा है थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाइनमेंट करने की कोशिश करें, गूगल को अपना प्रॉब्लम वेब बताएं, नहीं पेज सॉल्व गूगल वाला होता। भी बना दिया था बहुत अच्छी बात तो, है लेकिन महमूद साहब। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बहुत आप स्टक हो जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपके इशू को रिजॉल्व करूंगा। अदरवाइज आप अपने इश्यूज को गूगल को बताते रहे, वहां से आंसर मिलते रहेंगे आपको। और जब आप स्टक हो जाएं तो अपनी ठीक है स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपके इशू को रिजॉल्व करूंगा। कल भी कोई साहिब बता रहे थे कोई इशू, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाया नहीं कि उनका इशू क्या है। तो इशू को रिजॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्यूए सेशन में आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें और मुझे बताएं आपका इशू क्या है। हम आपके कंप्यूटर को देखेंगे, वहाँ पे जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसको देखेंगे और इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, अच्छी बात है। गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं मैं मैनेज कर लूंगा। कर लीजिएगा। ये लेक्चर अभी तक मौजूद हैं, डिलीट नहीं किए गए, मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं किए, तो आपके लिए सहूलत है। उनको सुने और प्रैक्टिस करें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम आज PHP स्टार्ट करते हैं। हम ज़रा स्लो स्लो PHP में चलेंगे, और हमारी जैसे टूल किट कंप्लीट होगी तो हम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो जिससे आप कुछ कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आप सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल हो गए हैं। तो जिस तरह अभी हमने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन ऐसे हो गए हैं कि अब आप
फाइवर पे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस के ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दे सकते हैं, आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइन के इश्यूज फिक्स कर सकते हैं, आप लैंडिंग पेज और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज और इस तरह सर्विसेज पेज और मुख्तलिफ पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एबिलिटीज़ अब आपके पास आ चुकी हैं। तो अब आप लोग फाइवर पे गिग्स बनाएं, अपवर्क पे अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दें। शजील साहब आपको हेल्प करते रहेंगे कि फाइवर से ऑर्डर कैसे गेट करने हैं। आप जल्द अज जल्द गिग बना लें, अपने फ्रीलांसर अकाउंट पे फ्रीलांसर पे अपना अकाउंट बना लें और फ्रीलांसर के जरिए से freelancer.com के जरिए से आप बिड्स करें। सर एक क्वेश्चन था जी कैसर साहब। सर, ये ना कल एक ऑर्डर आया था, उसमें उसने कहा कि वर्डप्रेस से शॉपिफाई में मेरी थीम को चेंज करना था, वर्डप्रेस से कन्वर्ट करना था, इंपोर्ट ना शॉपिफाई में। सर वो मुझे आता नहीं था तो फिर मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया। चलें, अच्छी बात है। देखना चाहिए कि कैसे होता है, एक दफ़ा आप ट्राई कर लीजिएगा। शॉपिफाई में थीम कैसे बनाते हैं थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको कोई ना कोई। सर मैंने ये ट्यूटोरियल एक देखा था वर्डप्रेस टू शॉपिफाई, लेकिन वो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया सर। तो अगर आप काइंडली थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें, शॉपिफाई के बारे में ज़्यादा डिटेल तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, हमारे पास तीन चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन ऑनलाइन हेल्प आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा दोबारा जो चीज़ समझ में ना आए, ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपको मिल जाए तो उसको 2-3 दफ़ा सुने। खासतौर पे एक दफ़ा समझ में नहीं आई तो अर्ली मॉर्निंग उसको सुने, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। तो 2-3 दफ़ा सुने, वो समझ में आ जाती हैं। एज इट इज़ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से कुछ ना कुछ बातें समझ में आ जाती हैं। जब कोड आपके सामने आ जाए तो कोड में से डिज़ाइन फाइल्स को अलग करना, CSS फाइल्स को अलग करना बहुत आसान है। जैसा कि आपने अभी थीम डाउनलोड किया और उसको कस्टमाइज करना शुरू कर दिया, तो इसी तरह शॉपिफाई भी है। कोड आपके पास आ जाएगा, कोड ऑनलाइन पड़ा होता है, ऑनलाइन कोड पड़ा होता है। तो ठीक थोड़ा सा शॉपिफाई में ट्रिकी है, कोड आपके पास नहीं होता, कोड ऑनलाइन ही पड़ा होता है, उसकी एक्सेस आपको मिल जाती है। लेकिन शॉपिफाई में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन उसकी पढ़िएगा, डॉक्यूमेंटेशन से बात समझ में आ जाएगी। शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन में जाके थीम डेवलपमेंट उसकी देखिएगा, उम्मीद है बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सर और एक ऑर्डर था जिसमें था उसने ना इंटीग्रेशन थी, वो पेमेंट इंटीग्रेशन वर्डप्रेस की। सर वो भी नहीं आती थी, मैंने तो वो भी रिफ्यूज कर दिया। जी, आप पहले कोई एक ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं क्या सर साहब? नो सर ये मैंने यानी कि अभी स्टार्ट किया ये आपके लेक्चर्स के बाद। तो बहुत अच्छी बात है, आपने अभी आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए या कम्युनिकेशन क्लाइंट ने शुरू कर दिया आपके साथ। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप डिस्कस करते रहें, वर्डप्रेस में पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आप यूट्यूब की ट्यूटोरियल 1-2 में सेंड कर दूंगा, आप या खुद ही यूट्यूब पे आके ट्यूटोरियल देखिएगा कि वर्डप्रेस के अंदर पेपैल को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। छोटा सा कोड होगा और वो अपने किसी भी पेज पे जिस पे आपको पेमेंट चाहिए वहां पे लगा देंगे। कोई छोटा सा प्लगइन भी आपको मिल जाएगा जो आप इंस्टॉल करेंगे और पेपाल इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह हर पेमेंट गेटवे ने वर्डप्रेस के लिए अपने प्लगइन्स बनाए हुए हैं, तो जस्ट प्लगइन इंस्टॉल करने से पूरा का पूरा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाता है। तो जो काम आए उसको गूगल किया करें, इंटीग्रेशन कैसे होती है आपको अंदाजा हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा गूगल किया करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील बात कर रहा हूँ सर, क्या हाल है? जी सर जी मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ्लड विक्टिम एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, जो 8 से 9 किलोमीटर मुझे फासला करना पड़ता है कवरेज के लिए। तो मैंने कल भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी कि सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना वो सारे सेंड कर रहे हैं, हमें पता चले कि हमने करना क्या है, ताकि मैं घर जाके गूगल पे या वहाँ पे बैठ के काम कर लिया करूँ। जी टॉपिक्स मैंने बताया, कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा, कॉन्टेक्ट नहीं आ रहे मेरे समझ में भी। कॉन्टेक्ट हम कर क्या रहे हैं अभी? आपने जैसे गूगल पेज बनाना सिखाया था उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि आप वो एक स्लाइड हमें या एक जो पैराग्राफ हो या एक चीज होती है कि आज हमने PHP की है, ठीक है सर, या HTTP हमने की है, हमने नेक्स्ट इस पे क्या प्रोजेक्ट बनाना है, खुद सेल्फ पे भी कोशिश कर सकूँ, मैं घर जाके कोशिश कर सकूँ, मैं वहाँ पे लेक्चर ज्वाइन करके या वहाँ पे यूट्यूब से गूगल से सर्च करके कोई चीज खुद पे सर्च करके आपके लेक्चर पे डिपेंड ना करूँ सर। चलें जी मैं बता देता हूँ। आज से हम PHP स्टार्ट करेंगे, PHP का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। कल हम थोड़ा सा वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, फिर 1-2 दिन छोड़ के हम एक्सप्रेशंस, कंट्रोल फ्लो को देखेंगे,
और कंट्रोल फ्लो एक्सप्रेशंस और कंट्रोल फ्लो पे 2 लेक्चर्स होंगे, फिर उसके बाद अरेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये तो एक 4-5 दिन का या एक आध हफ्ते का कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया। ये जो आपने कहा है सर, प्लीज अगेन रिपीट कर दे सर प्लीज। जी मैं अभी रिपीट करता हूँ, ज़रा हमारा टाइम ज़रा शॉर्ट हो रहा है, तो अगर आप दोबारा रिमाइंड करवाइएगा तो क्लास के एंड पे मैं क्यूए सेशन में दोबारा प्लीज सर। ठीक है जी, चलें जी। अब मजीद क्वेश्चंस नहीं है, अब हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी को। मेरे स्लाइड्स आपके साथ आपको यकीनन नज़र आ रही होंगी। 2-4 मिनट हम स्लाइड्स को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पीएचपी क्या चीज़ है, हमने बताया था पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माइक बंद कर लीजिएगा ये तमाम लोग, अब माइक किसी का खुला ना हो। जी, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक जेनेरिक सा आइडिया मैंने आपको दिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली सर्वर के ऊपर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। डिसीजन मेकिंग करना, प्रोग्रामिंग जो एक सॉफ्टवेयर का दिमाग होता है वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर तरह की डिसीजन मेकिंग करती है, वो देखती है क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सारी के सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम जो होता है वो कदरे समझदार हो जाता है। हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है, हमारा कंप्यूटर या हमारी मशीन जिसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो कदरे समझदार हो जाती है। जितना हम उसको समझदार बनाना चाहें उतना ही वो समझदार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ जानवरों को लोग ट्रेन करते हैं, तो जितना उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो उतनी ट्रेनिंग ले लेते हैं और उतनी चीज़ों में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा कंप्यूटर होता है, एक डंप मशीन होती है, हमने उसको बताना होता है कि किस सूरत में क्या काम करने हैं। तो ये काम वो समझ जाता है। जब उसको बता दिए जाते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि गलती नहीं करता, जो इसको बता दिया जाता है एज इट इज उसको फॉलो करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन ये अपने पास सेव रखता है और फिर उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, कंप्यूटर का दिमाग है, सारी की सारी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से होती है। पर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मजीद समझते चले जाएंगे। पीएचपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ये पीएचपी का मुखफ़फ़ है, स्टैंड्स फॉर कुछ इस तरह। और सी की तरह का इसका सिंटेक्स है। सी लैंग्वेज अगर आप में से किसी ने बहरहाल चलेंगे आगे चलते हैं। इस स्लाइड में मेरे ख्याल हम यही काफी हैं चीजें। पीएचपी के कुछ यूजेज इस स्लाइड में बताए गए हैं आप लोगों को कि क्या क्या काम ये करती है। इसमें ऑलमोस्ट चंद चीज़ें तो मैंने अभी एक साहिब को, अकील साहब को बताई। तो वो सारे काम जो तमाम ऑपरेशन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है वो ये सारे के सारे ऑपरेशन ये भी करेगी। इसमें वेरिएबल्स होंगे, इफ एल्स होगा, इसमें लूप्स होंगे, इसमें फंक्शंस बनाए जाएंगे, इसमें अरेज होंगी, इसमें क्लासेस बनाए, ये सारा कुछ ये काम करेगी। डेटा को प्रोसेस करेगी, फाइल हैंडलिंग करेगी, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगी। तो तमाम बेसिक ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगी। ये पीएचपी का एक स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। जब भी हम फाइल बनाना शुरू करेंगे, पीएचपी लिखना शुरू करेंगे, तो अपने वेब पेज को हम बताएंगे कि यहाँ से मेरा पीएचपी का कोड स्टार्ट हो रहा है। अभी थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकल देखते हैं, स्लाइड्स को 2-4 मिनट देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे। तो फिर आपको अंदाजा होगा कि पीएचपी का कोड कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगी आपको। ये राउत साहब ने हमें ज्वाइन किया। राउत साहब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस अपने नाम को रीनेम कीजिएगा। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड। अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। ये एक लाइन जिस पे मेरा कर्सर है, आप जरा गौर से देखिएगा। ये लाइन बेसिकली पीएचपी की एक लाइन है जिसमें हम एक आउटपुट करवा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। थोड़ी देर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। आप देख सकते हैं कि पीएचपी स्टार्टिंग टैग है, फिर उसके बाद एंडिंग टैग है और दरमियान में कुछ लिखा हुआ है। हम इसको अभी देखते हैं। हम जब
PHP में कमेंट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं डबल कोट्स के साथ। मेरा ख्याल है हम इन चीज़ों को PHP में एक लाइन एंड होती है, वो सेमी कॉलन के साथ एंड होती है। हर इंस्ट्रक्शन, जब एक इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे लेते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जब आप चाहते हैं कि मेरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने देनी है कंप्यूटर को, तो उसके लिए सेमी कॉलन एंड आखिर में आता है लाइन के एंड पे। अगर आप सेमी कॉलन डालते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी यहाँ से। तो चाहे एक ही लाइन पे 50 इंस्ट्रक्शन दे दें, हर दफ़ा इंस्ट्रक्शन जहाँ पे एंड होगी वहाँ पे सेमी कॉलन लगाते जाएं। एक ही लाइन पे 50 इंस्ट्रक्शंस भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे आप सेमी कॉलन डालेंगे। ये कुछ सिंटेक्स भी बताया गया। हम आगे आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम फाइल जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। न्यूमेरिक वेरिएबल, चलेंगे हम एक छोटी सी फाइल बनाते हैं और हम चल के आज अपना पहला PHP का प्रोग्राम लिखते हैं। अब ज़रा समझिएगा, PHP प्रोग्राम लिखने के लिए अब आप वैम्प या जैम्प आपका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वैम्प और जैम्प को यूज़ किए बगैर PHP जो है, PHP फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आज के बाद हम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो वैम्प और जैम्प के ज़रिए से होंगे। या तो आप वैम्प के आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए या जैम्प होना चाहिए। तो मेरे पास वैम्प है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। आपके पास जैम्प है या वैम्प है, जो भी है आपके पास, वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, वो चलता हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास वैम्प है तो ये मेरे पास नीचे आइकन आपको दिख रहा होगा, ये अभी रेड कलर में शो हो रहा है, थोड़ी देर में ये ग्रीन हो चुका है। जब ये ग्रीन होगा इट मीन्स के इसकी सारी सर्विसेज, रिक्वायर्ड सर्विसेज चलना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं एक फाइल बनाऊंगा PHP की, बेसिक सी फाइल होगी और उसमें हम कुछ कोड लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने नई फाइल क्रिएट की, Ctrl+S किया, फाइल को सेव किया। आप चाहें तो ये ऊपर से फाइल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी उसको सेव कर सकते हैं, यहीं से नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। चाहे तो Ctrl+N करें तो तब भी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल क्रिएट की मैंने और फाइल को सेव करने लगा हूँ। सेव करने से पहले मैं इसको उस डायरेक्टरी में, अब मैंने सारी के सारा अपना कोड जो सेव करना है वो डेस्कटॉप या कहीं ABC ड्राइव या D ड्राइव कहीं में नहीं करना, मैंने अपने जैम्प या वैम्प की डायरेक्टरी में सब कुछ सेव करना है। मेरे पास वैम्प है, वैम्प के अंदर www की डायरेक्टरी है और वहां पे जाके सारे के सारे कोड सेव होंगे। मेरा वैम्प इंस्टॉल है E ड्राइव में, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और उसमें वैम्प की एक डायरेक्टरी है और उसमें www का फोल्डर है, वहां जाके मैं सारे कोड सेव करूंगा। अगर आपके पास जैम्प इंस्टॉल है तो आप जैम्प की डायरेक्टरी को ओपन कीजिएगा। जैम्प की डायरेक्टरी के अंदर htdocs की डायरेक्टरी होगी और वहां जाके अपने कोड को सेव कीजिएगा। कोड को कैसे सेव करना है ये देखते हैं। मैं www की डायरेक्टरी में या htdocs की डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं NFTP के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है और उस फोल्डर के अंदर, NFTP के फोल्डर के अंदर मैं अपने सारे कोड्स को सेव करूंगा आज के बाद। तो मैं इस कोड को, इस फाइल को, इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ। इसमें पहले भी मैंने वर्डप्रेस के नाम से एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अब एक नई फाइल यहाँ पे बनाता हूँ, इंट्रो टू PHP। चलिए सबको मैं लोअर केस में ही लिख लेते हैं, बहरहाल इसमें ज्यादातर चलता ही है। इंट्रो PHP अंडरस्कोर दरमियान में आएंगे और फाइल एक्सटेंशन अब .html नहीं रखनी। फाइल एक्सटेंशन चूंकि हम PHP लिखने जा रहे हैं तो PHP के लिए आप फाइल एक्सटेंशन आप रखेंगे PHP। आज के बाद से .html एक्सटेंशन खत्म हो चुकी है, बस वो इतना ही था, उसका यूज इतना ही था जितना हमने कर लिया। आज के बाद हम अपनी सारी की सारी फाइल्स की एक्सटेंशन जो रखेंगे वो .php रखेंगे। .html फाइल जो होती है वो HTML के लिए होती है। .php फाइल जो होती है उसमें HTML भी लिखी जा सकती है, उसमें CSS भी लिखी जा सकती है, उसमें PHP भी लिखी जा सकती है, उसमें जावास्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती है। तो आज के बाद हम .php एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा, पहले आपने अपनी फाइल का नाम देना है, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद PHP लिखेंगे। मैंने अपनी पहली फाइल को सेव कर दिया, उसका नाम रखा intro.php। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एक फाइल, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जरा हेलो के नाम से एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने बताया था कि जब आप PHP लिखने लगे तो PHP का एक स्टार्टिंग टैग होता है, स्टार्टिंग टैग $? ये PHP जब भी आप लिखना चाहेंगे ये उसका स्टार्टिंग टैग लगाएंगे।
और साथ ही उसका एंडिंग टैग भी लगा लें तो अच्छा होगा। जी, PHP का स्टार्टिंग टैग आपने लगा लिया, एंडिंग टैग भी आपने लगा लिया। अब इसके दरमियान में हम एक हेलो वर्ड, ये PHP का स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, इसके दरमियान में सारी की सारी PHP लिखी जाएगी। और PHP में हम क्या क्या लिख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। आज हम कुछ चीजें स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए इको की एक स्क्रिप्ट यूज होता है। इको एक सिंटैक्स है, एक इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है कि PHP में अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन अब शेयर होगी आपके साथ। शायद बीच में ना वो इंटरनेट थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, मैं उसको तो रुक भी गया था। नजर आ रही है जी सबको स्क्रीन? जरा मुझे बताइएगा बाकी लोग भी। यस सर, नजर आ रही है। जी बिल्कुल नजर आ रही है। आपके पास इंटरनेट ब्रेक होगा थोड़ा सा इस वजह से। जी, इको लिखा और उसके बाद जो कुछ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन में वो डबल कोट्स के दरमियान डाल दें। मैं डबल कोट्स के दरमियान हेलो PHP लिख देता हूँ। मैं एक हेलो मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मेरा इको ये इंस्ट्रक्शन है वेब पेज को कि इसके बाद जो कुछ आएगा एज इट इज उसको प्रिंट करवा देना है। तो इको के बाद हमने डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड हेलो PHP लिखा तो ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और आखिर में हमने सेमीकोलन डाल दिया। इसका मतलब है हमारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम मजीद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहते हैं तो आगे इसके बाद नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सरे दस्त हम इतने ही करना चाहते हैं। अब हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फाइल एग्जीक्यूशन में लोकल होस्ट वो समझ में नहीं आ रही थी, आज उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पीछे भी मैंने 2-3 दफा समझा चुका हूँ। आज के बाद हम सारा लोकल होस्ट से ही काम करेंगे, तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है और आज से हर एक को समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 1 बाय 1 मुझे बताएंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे से ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब याद रखिएगा मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ फाइल मैंने कहाँ सेव की थी। जहां फाइल मेरी पड़ी होगी वहीं से वो एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने फाइल ABC डायरेक्टरी में रखी हो, C ड्राइव में मैंने रखी हो अपनी फाइल और मैं उसको एग्जीक्यूट करने लगूं तो उसको D ड्राइव से एग्जीक्यूट करूं। तो D ड्राइव में तो वो है ही नहीं है, वो तो C ड्राइव से ही एग्जीक्यूट होगी जहां पे वो पड़ी हुई है। गाड़ी आपने अपने गिराज में खड़ी की है तो वो गिराज से ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो साथ वालों के गिराज से आपको मिले, वो आपके अपने गिराज में खड़ी है। तो चीज जहां पे पड़ी होगी वहीं से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरी ये फाइल कहाँ पे पड़ी है मैं जरा दोबारा बता देता हूँ। मैंने जब क्रिएट की थी तो डिटेल में आपको समझाया था कि कहाँ पे है। देखिएगा जी, ये मेरी फाइल है intro.php। ये देखें एक्सटेंशन इसकी .php आ रही है और इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है ये देखिएगा, दिस PC, E ड्राइव के अंदर वैम्प और वैम्प के अंदर www और उसके अंदर NFTP का फोल्डर है और उसके बाद अंदर intro.php पड़ी हुई है। जब हम ब्राउजर में लोकल होस्ट लिखेंगे तो लोकल होस्ट ऑटोमेटिकली यहां तक पहुंच जाएगा। ये पीछे वाली डायरेक्टरीज बताने की जरूरत नहीं है, दिस PC, E ड्राइव और वैम्प। लोकल होस्ट लिखूंगा जी। ये किसने माइक ओपन कर लिया जी? तलहा साहब माइक काइंडली ओपन ना करें। ये अगर हम तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे है। लोकल होस्ट जैसे मैं लिखूंगा ये www की डायरेक्टरी तक मैं पहुंच जाऊंगा, इससे पीछे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लोकल होस्ट यहाँ तक इस जगह को पॉइंट करेगा। आपके पास अगर जैम्प है तो लोकल होस्ट आपका htdocs को पॉइंट करेगा और htdocs के बाद जिस चीज को आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो लिखेंगे। लिहाजा मैं लोकल होस्ट /NFTP/intro.php लिखूंगा तो मेरी ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी फाइल को अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। चलें जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लिखते हैं जी लोकल होस्ट, ये मैं पहुंच गया NFTP डायरेक्टरी तक। आगे मैंने जिसको एग्जीक्यूट करना है www की डायरेक्टरी तक मैं पहुंच गया। अगर आपके पास जैम्प इंस्टॉल है तो आप htdocs की डायरेक्टरी तक पहुंच गए। NFTP मैंने खुद लिख लिया क्योंकि आगे मेरी जो रिक्वायर्ड फाइल है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, वो NFTP फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। फिर आगे / डाला और उसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा। मेरी फाइल का नाम है intro.php। इसको डबल क्लिक करने से ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी। और ये देखें स्क्रीन पे आपको
हेलो PHP लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये हमारी पहली फाइल है। आपके लिए भी जरूरी है कि पहला एक स्टेटमेंट PHP की आप इसी तरीके से प्रिंट कीजिएगा और आप स्क्रीन पे उसको देख सकें, तो उसको एग्जीक्यूट करके। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, मजीद कुछ चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा जब तक हम इसको HTML लिखते रहेंगे, PHP लिखते रहेंगे, तो शायद चीजें इतनी कम्प्लेक्स नहीं होंगी। इशू तब आएगा कि जब हम इसके साथ HTML और PHP मिक्स करके लिखेंगे। तो इसलिए चीज़ों को सिंपल चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब चीज़ें एक दिन ऐसा आता है कि एकदम से कम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी हमने कहा था कि कमेंट्स कैसे करते हैं, तो कमेंट्स करने का तरीका ये है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा $/ के बाद, तो वो ब्राउज़र पे दिखेगा नहीं। मैंने बता दिया यहाँ पे कमेंट्स में कि मैंने एक हेलो स्टेटमेंट लिखी है नीचे, तो देखिएगा ये कुछ भी नजर नहीं आएगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने लिए याददाश्त के तौर पे मैं कुछ लिख सकता हूँ कि मैं कोड क्या करने जा रहा हूँ। जो भी मैं कोड करने जा रहा हूँ उसकी इंस्ट्रक्शन कमेंट्स में हम मेंशन करते हैं। चलें जी, हमारे पास वक्त मौजूद है। हम जरा ना वेरिएबल्स को थोड़ा सा टच करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। थ्योरेटिकली पहले इनको समझ लीजिएगा, फिर मैं जरा इनकी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। हमारा प्रोग्राम जो होता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर में अभी तो कुछ भी नहीं है, एक हमारा सॉफ्टवेयर ये कर रहा है कि एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को डील किया जाता है। ये कुछ स्टूडेंट्स अभी तक मैसेजेस कर रहे हैं जी। जैम वाले HT डॉक्स में रखेंगे, 12 मैंने बताया जी। आप किसी भी कोई भी फोल्डर उसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम से कर लीजिएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेटाबेस, सॉफ्टवेयर को डेटा से डील करना होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑटोमेशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की। मैंने पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपके स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर अपने स्कूल के लिए बनाना चाह रहे हैं, अपने कॉलेज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटीज में जितना भी डेटा होगा वो डेटा आपके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं मैनेज होगा, किसी ना किसी तरीके से मैनेज होगा। लोग जिस तरह बैठे डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक फी वाली खिड़की पे एक आदमी फी डिपार्टमेंट का बैठा फीसें लोगों से वसूल कर रहा है और रजिस्टर पे धड़ाधड़ लिखी जा रहा है, फलां ने सबमिट कर दी, फलां की भी आ गई, फलां की भी आ गई। एक साहिब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे हुए सबकी अटेंडेंस को मैनेज कर रहे होते हैं, रजिस्टर उन्होंने बनाए होते हैं। फिर एक साहिब बैठे होते हैं, वो जितने भी टीचर स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, उनकी अटेंडेंस और उनकी पेरोल और उनकी छुट्टियां और ये सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है एक साहिब। तो ये सारा कुछ डेटा होता है जो रजिस्टर्स में मैनेज किया जा रहा होता है। और जब हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहां पे भी डेटा मैनेज करने की जरूरत पेश आती है। अब डेटा जब हमने मैनेज करना है, डेटा का कुछ करना है, तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा जब हमें मिलता है तो बेसिकली वो कंप्यूटर में मिलता है, कंप्यूटर को मिलता है, तो कंप्यूटर में आर्जी तौर पे कहीं पे उसको स्टोर करना होता है। स्टोर करने के लिए उसके पास हार्ड ड्राइव मौजूद होती है। अब हार्ड ड्राइव में वो कैसे डेटा को स्टोर करेगा, तो डेटा को स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है ना, उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को आप यूं समझ लें कि एक बर्तन होता है, छोटा सा बर्तन, जिसके अंदर आप कोई चीज डाल दें और उसको अपने पास सेव कर लें। बाजार से आप कोई चीज लेने जाते हैं, बर्तन साथ लेके जाते हैं, बर्तन में चीजें डलवा के ले आते हैं, थैला साथ लेके जाते हैं या थैला वहां से मिल जाता है, चीजें डलवा के ले आते हैं। तो जब कंप्यूटर को डेटा सबमिट किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डेटा सबमिट किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेटा लेता है और वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। और वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली हार्ड ड्राइव की रिप्रेजेंटेशन होती है। हार्ड ड्राइव में डेटा कैसे कहाँ पे पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे इससे कंसर्न भी नहीं है कि कहाँ पे कंप्यूटर उसको रखेगा। मुझे ये कंसर्न है कि मैंने हार्ड ड्राइव में डेटा रखवाना है और जब मुझे चाहिए हो तो मुझे वापस मिल जाए। तो कंप्यूटर मुझे कहता है एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, उसका कोई नाम रख लो, उसका नाम ABC XYZ जो भी आपका दिल करे वो नाम रख लो,
और उस वेरिएबल के अंदर अपना डेटा डाल के मुझे वो वेरिएबल हैंड ओवर कर दो, मैं अपने एतबार से उसको सेव कर लूंगा हार्ड ड्राइव में जहाँ पे मेरा दिल करेगा। डिस्टर्ब हो रही है आपकी। जी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जी आपके इंटरनेट की तरफ से इशू होगा, मेरी तरफ से ये बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी तरफ से इशू आए तो सबको इशू आता है। तो सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब ठीक है, अब ठीक आ रही होगी, जरा देखिएगा। जी अब ठीक आ रही है, जी अब ठीक आ रही होगी उम्मीद है। जी सर अब ठीक है, अब ठीक है। चलें जी दोबारा मैं चीज़ों को बोल देता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया कि हमने डेटा को डील करना है और डेटा हमारे पास आएगा तो हमने कहीं उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए कंप्यूटर के पास हार्ड ड्राइव भी होती है, और अब हम हार्ड ड्राइव, आपको मालूम है कि वो गोल सी एक सीडी की तरह की होती है, वो गोल सी हार्ड ड्राइव बॉक्स के अंदर वो पड़ी होती है। अब हम उसको समझें कि कौन सी जगह पे वो डेटा स्टोर करें, ये हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि ये डेटा लो और इसको सेव कर दो। कंप्यूटर वो डेटा लेता है और उसको सेव कर देता है। जब हम उसको कंप्यूटर को से वो डेटा वापस लेना चाहते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से डेटा वापस लेना चाहता है, तो सिंपली कंप्यूटर को कहता है कि जनाब वो जो थोड़ी देर पहले मैंने डेटा रखवाया था वो मुझे वापस दे दो। कंप्यूटर कहता है थोड़ी देर वाली कौन सी बात होती है, कौन सा डेटा? मैं उसे कहता हूँ जनाब ए वेरिएबल के अंदर जो मैंने डेटा रखवाया था वो दे दो। दूसरी दफा उसे कहता हूँ बी वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखवाया था वो दे दो। तीसरी दफा मैं उसे कहता हूँ XYZ वेरिएबल के अंदर जो मैंने डेटा रखवाया था वो दे दो। तो कंप्यूटर वेरिएबल के नाम से डेटा को आइडेंटिफाई करता है और वो हमें निकाल के देता रहता है। सिंपली आप समझ लें कि कंप्यूटर ये करता है, अपनी हार्ड ड्राइव को जो उसके पास गोल सी होती है उसको टेबल्स में डिवाइड कर लेता है। टेबल जैसे आप समझते हैं टेबल या अलमारी में, अगर आप लाइब्रेरी देखी होगी तो हर लाइब्रेरी के टॉप पे ना आपको कुछ ना कुछ, हर लाइब्रेरी में आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आ रहे होते हैं। शेल्फ नजर आ रही होती हैं मुख्तलिफ तरह की, और उन शेल्फ के अंदर बुक्स लगी होती हैं, और हर शेल्फ के ऊपर टॉप पे उनके कोई ना कोई नाम भी लिखे गए होते हैं। तो हार्ड ड्राइव कंप्यूटर भी बस ये कर रहा होता है कि अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसमें उसने रोज एंड कॉलम्स में उसको डिफाइन कर लेता है। एक रो में वो वेरिएबल का नाम रख लेता है और दूसरी रो में वेरिएबल की वैल्यू रख लेता है। जैसा हम घर में दूध वाला आता है, दूध देता है, बर्तन में डालता है, बर्तन डाल के हम फ्रिज में रख लेते हैं। फ्रिज से दूध निकालना है तो दूध वाला बर्तन ढूंढा जाए, उसको निकाल लिया जाए। अगर किसी को पता ना हो दूध कहाँ पे पड़ा है तो हर बर्तन में झांक के देखता है कहाँ पे दूध है, तो वो बर्तन फिर उसको मिल जाता है, वो निकाल लेता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव में लेबल्स पड़े होते हैं, हर लेबल की आगे वैल्यू पड़ी होती है, कंप्यूटर उठा के दे देता है। इसी तरह जब हम हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं, EBCDE ड्राइव, जैसे कि हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास ये ड्राइव्स हैं। अगर मैं जिस कंप्यूटर में जाता हूँ तो ये मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं, बेसिकली ये कंप्यूटर के लेबल्स हैं। यहाँ पे D ड्राइव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, E और इसमें आगे मुख्तलिफ वो पड़ी हुई हैं, फोल्डर्स हैं। तो बेसिकली ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन है, लेबल्स हैं। बाकी इक्लिप्स का फोल्डर शायद कहीं भी नहीं होगा वहाँ पे हार्ड ड्राइव में, इसकी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी। बहरहाल हम मजीद डिटेल में नहीं जाते वेरिएबल्स क्या हैं। मेरा ख्याल है कि वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम एक वेरिएबल, जैसा कि ये देखिएगा PHP में अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उससे ज्यादा बात अच्छे से आपको समझ में आएगी। वेरिएबल अभी मैं कोई नाम खास नहीं रखता उसका, जस्ट वेरिएबल डिफाइन करने का तरीकाकार जो होता है वो $साइन होता है। जब भी आप PHP सर का इंटरनेट बहुत अच्छा, हाई स्पीड, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर का माइक म्यूट हो गया, अपना मुंह बंद कर लो। आपको आवाज अब ठीक आ रही होगी। जी सर अब ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें शुक्रिया जी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी बीच में। तो हम स्टार्ट लेते हैं फिर। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करने लगा था आपके लिए, आपको बताने लगा था कि $साइन जैसे ही हम लिखते हैं तो PHP में अगर वेरिएबल डिफाइन करना हो, वेरिएबल एक बनाना हो, तो उसके लिए $साइन यूज होता है। $साइन जब हम लिखते हैं तो इट मीन्स PHP समझती है कि यहाँ से अब हमने कोई वेरिएबल लिखने लगे हैं। तो $साइन के बाद सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। मैं अभी वेरिएबल का कोई खास नाम नहीं देता,
उसको एक्स ही दे देता हूँ। बाद में हम देखेंगे कि इसको नाम कैसे रखे जाते हैं इनके। इक्वालिटी साइन आया, ये इक्वालिटी साइन डेटा वेरिएबल में डालने का तरीका है। ये वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया, ये वेरिएबल हो गया, एक्स एक वेरिएबल बन गया। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा, इसमें अगर कुछ डालना है तो ये इक्वालिटी साइन लगाएं। इक्वालिटी साइन के बाद जो कुछ भी आप स्टोर करवाना चाहते हैं, मैं इसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर करवा देता हूँ, तो ये इसके अंदर हेलो वर्ल्ड चला गया। तो जो भी आप स्टोर करवाना चाहें इसमें करवा दें। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी, और अब ये कंप्यूटर में एक स्ट्रिंग यहाँ पे पड़ी हुई है एक्स के वेरिएबल के अंदर। एक्स वेरिएबल हार्ड ड्राइव में कहीं सेव है, हार्ड ड्राइव में कहीं सेव है वो वेरिएबल, और उसकी वैल्यू भी आपको नजर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल को यूज करूँ, तो यूज करने का तरीका ये है कि मैं इसको इको करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन पे। तो मैंने अब जब पहले तो डबल कोट्स के अंदर चीजें प्रिंट करवाई थी, अब मैं एक्स वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट करवाता हूँ। एक्स वेरिएबल को एज इट इज प्रिंट करवाया कि इसके अंदर जो वैल्यू है, डबल कोट्स नहीं डाले इसके अंदर। कंप्यूटर को अगर मैं डबल कोट्स डाल दूंगा तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स यूज नहीं करता तो वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी। दोबारा से चलते हैं पेज पे और जाके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखें स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड भी नजर आ रहा। तो कंप्यूटर को मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दी कि एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर कर दो। कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वो हार्ड ड्राइव में जाके सेव हो गया। फिर मैंने उसे कहा कि वो वैल्यूएबल मुझे ला के दो और कंप्यूटर पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, और दोनों काम इसने कर दिया। अब जरा हमें चीजें बद्दी सी लग रही हैं। ये देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो PHP दोनों इकट्ठे यूज हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फासला हो जाए, लाइन ब्रेक आ जाए। तो लाइन ब्रेक डालने का एक छोटा सा तरीकाकार है। मैं एक चीज प्रिंट करवाता हूँ, BR टैग HTML टैग है। तो PHP और HTML कभी मिक्स होके भी यूज होते हैं। BR टैग HTML में यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। तो मैंने BR टैग डबल कोट्स के अंदर रख दिया, गोया कि HTML जितनी भी है वो PHP के अंदर लिखी जा सकती है डबल कोट्स के अंदर रख के। तो मैंने इसको इको करवाने की कोशिश की, HTML को इको करवा रहा हूँ तो HTML ब्राउजर समझता है और उसने एक लाइन ब्रेक यहाँ पे डाल दी। एक और सिंटैक्स आपको छोटा सा समझ में आ गया। जी, चीजें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। आपने वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है और वेरिएबल को यूज कैसे करना है, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करवानी है, और उससे सर आज आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है अभी भी? जी अभी भी डिस्टर्बेंस आ रही है, जरा बताइएगा मुझे। नो सर बिल्कुल ठीक है। सर मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज कट जाती है, कट जाती है बीच बीच में। चलें एक मिनट रुकिए सर, वो बात करते करते ना बीच में से आवाज एकदम गायब हो जाती है। बस एक मिनट मुझे दें, मैं थोड़ा सा इसको सेटल डाउन करता हूँ। जी उम्मीद है अब एक आध मिनट में आपके पास आवाज बेहतर हो जाएगी और कुछ भी इशू नहीं आएगा। सर वेरिएबल में क्या स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस भी का स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ ये वेरिएबल में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। अभी नहीं आ रही आवाज। अब आपको आवाज आ रही होगी और नहीं आएगा इंशाल्लाह।
चलेंगे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका अगर आपको समझ में आ गया, अब हम समझते हैं कि वेरिएबल किस किस तरह के होते हैं और वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। देखिएगा जी, वेरिएबल्स की बेसिकली दो किस्में होती हैं। वेरिएबल या तो न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, या वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट से मुराद तमाम एक्सप्रेशन और हर तरह की चीज़ या तो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं या अल्फ़ाबेट वैल्यूज होती हैं। तो वेरिएबल में ये दोनों चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। ये क्या स्क्रीन शेयर नहीं है शायद आपके साथ? जी अभी स्क्रीन शेयर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर शजील आएंगे आज? जी आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। देखेंगे अभी आप इस तरह के क्वेश्चंस ना करें कौन सी चीज़ बेस्ट है कौन सी चीज़ बेस्ट नहीं है। अभी हम टूल किट पढ़ रहे हैं, टूल किट में हर चीज़ का अपना एक काम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं वो कैसे यूज होंगी। अभी हम टूल किट पढ़ रहे हैं, CSS का अपना काम था, HTML का अपना काम है, HTML CSS मिक्स करके यूज कर रहे होंगे। जी कोई साहिब तो मैंने बताया कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं, या तो उनमें वो आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, या उसमें टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं, अल्फ़ाबेट्स उसमें आ रहे होते हैं। तो जेनेरिकली दो तरीके से आप इसको समझ लें कि या तो न्यूमेरिक्स होंगे या फिर उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगी। तो टर्म जो प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम उनको बोलते हैं या तो इंटीजर वैल्यूज हैं, इंटीजर इटसेल्फ एक टर्म है लेकिन हम उसको जेनेरिकली ज़रा समझते हैं, या तो इंट वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग से मुराद तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स उसमें होते हैं, अल्फ़ाबेट्स या उसमें एक्सप्रेशन या कोई भी इससे रिलेटेड कोई चीज़। और इंटीजर हम एक वैसे टर्म है लेकिन हम यूँ समझ लें कि उसको कभी हम यूँ भी कह देते हैं कि ये इंट न्यूमेरिकल वैल्यू को भी इंट कह देते हैं। फिर अब आप समझते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ में मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं कि जिसमें डेसिमल होते हैं या उसमें पॉइंट्स होते हैं, कभी पॉइंट्स नहीं होते। तो इस तरह से चीज़ों को अलग क्लासिफिकेशन भी की जा सकती है कि वेरिएबल ऐसे भी होते हैं कि कुछ में डेसिमल पॉइंट्स होंगे, कुछ में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे वो इंटीजर होंगे, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे उनको फ्लोट, डबल और इस तरह कुछ और लफ्ज़ उनके लिए रखे जाते हैं, रियल, इस तरह के नामों से उनको याद किया जाता है। और स्ट्रिंग एक बस जेनेरिक या हर तरह की चीज़ उसमें मर्ज हो जाती है। तो ये दो ज़रा जेनेरिक टर्म्स थी। अब हम ज़रा देखते हैं इनको मज़ीद। हमने एक स्ट्रिंग तो अभी बनाई है आपके सामने, ये स्ट्रिंग बना ली। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कुछ इंटीजर स्टोर होगा। हम एक नम वैल्यू बनाते हैं, num1 नंबर होगा इसमें, और नंबर इसमें 100 स्टोर करवा लेते हैं। एक num2 वैल्यू बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं num2, उसमें 200 स्टोर करवा लेते हैं। ये इंटीजर है, इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं है। दो वेरिएबल बना लिए। वेरिएबल बनाने का तरीका कार मैंने आपको बता दिया। तो डॉलर साइन आएगा, डॉलर साइन के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, उसको स्टोर करवाना है तो उसके कोई चीज़ उसमें स्टोर करवानी है, इक्वालिटी साइन आएगा। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है तो डबल कोट्स नहीं आएंगे, और अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट के दरमियान उसको स्टोर करवाया जाएगा। तो सिंगल कोट और डबल कोट के दरमियान जो कुछ भी डालेंगे वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा, उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और अगर आप इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसको डबल कोट्स में नहीं, वो एज इट इज डालेंगे और फिर एज इट इज वो प्रिंट भी हो जाएगी। वो एज ए न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे डील की जाएगी, उसको इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। और फिर आगे इंटीजर और स्ट्रिंग में फ़र्क ये होगा कि इंटीजर के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकेंगे, इंटीजर के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकेंगे, और जो स्ट्रिंग्स हैं वो उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते। तो आप हेलो वर्ल्ड और हेलो PHP को आपस में जमा नहीं कर सकते, इनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और इस तरह के ऑपरेशन। जबकि num1 और num2 को आप डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब इस तरह ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये इसका मतलब है।
इन दोनों वैल्यूज को अब हम प्रिंट करवाते हैं, लेकिन प्रिंट करवाने के लिए कदरे डिफरेंट सिनेरियो यूज करते हैं। हम num1 को num2 में जमा करते हैं, ऐड करते हैं। num1 num2 दोनों को आपस में ऐड कर दिया। देखेंगे दो वैल्यूज को हमने जमा कर दिया आपस में, और जो कुछ रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये एक छोटा सा ऑपरेशन था, करके दिखा देते हैं आपको। अभी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए वहाँ पे आंसर आ रहा है। वैसे हमें करना यूं चाहिए था, ये हमने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन एक लाइन बचाने के लिए हमने यूं कर दिया। करना यूं चाहिए था, अगर जब आप जमा तफरीक और ये काम कर रहे हो तो फिर आप एक कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करें। हम एक सम का वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसके अंदर num1 और num2 को स्टोर करवा लेते हैं, उनके रिजल्ट स्टोर करवा लेते हैं, फिर उसको प्रिंट करवाना चाहिए। लेकिन शॉर्ट कम टाइम में काम करने के लिए हमने ये शॉर्टकट वे यूज किया। अब यहाँ पे हम सम को भी प्रिंट करवा सकते हैं। पर दोनों चीजें ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, दोनों वर्जन आपके पास आ जाएं, और सम को भी यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। ज्यादा से ज्यादा आप HTML PHP के सिंटेक्स को समझ सकें। अब हमें इशू ये है कि हर जगह हमें लाइन ब्रेक भी चाहिए होगी, तो दो लाइन ब्रेक्स और डाल लेते हैं। एक लाइन ब्रेक मैंने पहले से कॉपी की हुई है, उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आया, और दूसरी लाइन ब्रेक एक और नीचे डुप्लीकेट करके नीचे ले आया। तो 2 दफा 300 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। चलेंगे, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं अपनी इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करता हूँ। वेरिएबल उम्मीद है आपको कदरे क्लियर हो गए होंगे। कल मजीद हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और स्लोली हम अपनी HTML की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टूल किट को कंप्लीट करें। तो कुछ मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया आपको, ताकि आपको चीज़ें स्किल ना हो। अभी आप साथ में पिछली असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लें और आपको फाइल एग्जीक्यूट करनी आ जाए। तो इसलिए इसी पे चीज़ों को एंड करते हैं। QA सेशन स्टार्ट करते हैं चंद मिनट के लिए। QA सेशन डॉलर साइन लगाना जरूरी होता है वेरिएबल के साथ। जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में अस्सलाम वालेकुम सर। डॉलर साइन, वालेकुम अस्सलाम जी। सर डॉलर साइन वेरिएबल के साथ लगाना जरूरी होता है इसमें? जी बिल्कुल, PHP में ना ये बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि ये डॉलर साइन के बगैर ना वेरिएबल को समझता नहीं। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक दफ़ा आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कोई भी ख़ास लफ्ज़ उसके लिए मौजूद होता है, तो उस लफ्ज़ के साथ फॉर एग्जांपल जावा में इंटीजर आपने डिफाइन करना है तो इंट आप लिखेंगे और उसके साथ वेरिएबल का नाम आएगा, और फिर आप 50 दफ़ा उस वेरिएबल को आप यूज़ करेंगे तो वेरिएबल का नाम आएगा, उसके साथ इंट और कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसा है PHP में, ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि वेरिएबल के साथ ना हमेशा डॉलर साइन जरूर आएगा। ये इसके बगैर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। PHP एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं आप? जी, ये वेब के लिए है, डेस्कटॉप के लिए नहीं है। बहरहाल इसमें कुछ आ चुके हैं फ्रेमवर्क्स, पहले की बात है, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये फेमस नहीं है। कुछ टूल्स हैं, मुझे नहीं मालूम उनका नाम, मैंने कभी यूज किए। कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बहुत एडवांस टूल्स दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर करती हैं। तो PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब के लिए ये डिजाइन की गई है, बहुत उम्दा और एफिशिएंट। सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। काइंडली थोड़ा सा शुरू से ना, जब एग्जीक्यूशन का आप बता रहे थे तब आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो उसका थोड़ा ओवरव्यू करना। जी मैं दोबारा एग्जीक्यूशन बता जी, एक मिनट मैंने इनको आंसर कर दूं, फिर आपकी कोई बात को लेता हूँ। देखिएगा जी, ये मैंने एक फाइल बनाई है, फाइल का नाम मैंने रखा intro.php। इसको मैंने सेव कहाँ करना है, आपका आप सारा का सारा कोड ना वैम्प या जैम्प के अंदर सेव होगा। मैंने बताया था ये कहाँ पे है, मैंने अपनी फाइल को रखा हुआ है वो इस फोल्डर के अंदर। ये मेरी ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर मेरा जैम्प इंस्टॉल्ड है। जैम्प के अंदर जाता हूँ, वैम्प को ओपन करता हूँ, यहाँ पे www की डायरेक्टरी है। आपके पास अगर जैम्प है तो जिस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है वहां जाके देखिएगा, वहां जाके जैम्प की डायरेक्टरी में जाइएगा, वहां htdocs की डायरेक्टरी होगी, उसको ओपन कीजिएगा। मेरे पास www की डायरेक्टरी है, मैं उसको ओपन करता हूँ, htdocs या www। htdocs मैंने www की डायरेक्टरी को ओपन किया। अब यहाँ पे सारे के सारे मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, क्योंकि मैं NFT ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ
और मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है NFTP। NFTP डायरेक्टरी के अंदर मैंने जाके अपनी intro.php फाइल क्रिएट की। मैंने बताया था लोकल होस्ट पॉइंट करेगा सीधा का सीधा htdocs को या www की डायरेक्टरी को। इससे पीछे वाली चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है ना, कंप्यूटर को बताना होगा कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है। तो जब मैं लोकल होस्ट लिखूंगा तो कंप्यूटर खुद ही इसको ढूंढ लेगा कि या तो ये htdocs की डायरेक्टरी में फाइल पड़ी होगी या www की डायरेक्टरी में फाइल पड़ी होगी। अब www या htdocs के बाद आगे कहाँ पड़ी है ये मुझे खुद बताना होगा। तो मेरे सिनेरियो में ये NFTP फोल्डर के अंदर जाके intro.php फाइल पड़ी हुई है। तो मुझे लोकल होस्ट के बाद ये www डायरेक्टरी के बाद जो हायरार्की मौजूद है वो बतानी होगी इसको। अब मैं चलता हूँ, याद रखिएगा मेरी फाइल कहाँ पड़ी है। दोबारा लिखता हूँ लोकल होस्ट। जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा स्क्रीन पे तो मेरी फाइल ये www डायरेक्टरी तक पहुंच गया, मेरा कंप्यूटर www डायरेक्टरी तक पहुंच गया। इसके बाद NFTP डायरेक्टरी है वो मुझे खुद लिखने होगी। अगर मैं उसके बाद intro.php लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी फाइल का नाम लिख देता हूँ, तो ये देखें ये कहेगा नॉट फाउंड, ये तो मिल ही नहीं रही क्योंकि लोकल होस्ट पॉइंट करता है www की डायरेक्टरी को और www डायरेक्टरी में कहीं भी intro.php यहाँ पे नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई intro.php नहीं पड़ी हुई, तो वो मिलेगी नहीं इसको। वो तो पड़ी हुई है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो मुझे ये डायरेक्टरी का नाम इधर देना होगा। मैं उस डायरेक्टरी का नाम भी इसको देता हूँ पहले, उसका नाम है NFTP डायरेक्टरी, और उसके अंदर जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर वो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, कुछ गलत स्पेलिंग डाल देता हूँ, PHP में पूरा नहीं लिखता, तो तब भी वो फाइल उसको नहीं मिलेगी। इंट्रो PHP एक्सटेंशन पूरी लिख देता हूँ तो, लेकिन साथ में स्पेलिंग में इंट्रो पूरा नहीं लिखता, डॉट ऑपरेटर नहीं डालता, कुछ और डाल देता हूँ, तो मेरी फाइल कभी भी मिलेगी नहीं सर्वर को, रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि जो रिक्वेस्ट की जा रही है सर्वर को कहता है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, सही तरीके से मुझे बताओ। तो सही तरीके से जब उसको बताया जाएगा तो वो समझ जाएगा। जब गलत चीज उससे मांगी जाएगी जो उसके पास होगी नहीं, तो वो आंसर करने से आजिज आ जाएगा। जी कोई और बात? सर जो बंदे जैम यूज कर रहे हैं वो उसमें अपाची और MySQL को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जाके अपनी जो फाइल है intro.php वो htdocs में रखेंगे, ऐसी है जी? htdocs में रखेंगे, बिल्कुल। htdocs में अगर आप कोई अपनी डायरेक्टरी बना लें वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो ज्यादा मुनासिब है, नहीं बनाते तो तब भी कोई मजाइका नहीं है। htdocs की डायरेक्टरी में कोड को डालते रहे, कोई मजाइका नहीं है। जी कोई और क्वेश्चन? सर इस फाइल को HTML या CSS वगैरह के साथ लिंक कैसे करेंगे? अभी करेंगे, वक्त आएगा इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता सारा कुछ होगा। अभी हमने HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ ली, अब PHP का वक्त आया, तो आस्ता आस्ता आज थोड़ी सी हमने HTML की एक लाइन PHP के साथ मिक्स करके लिखी। तो आप भी इतनी जरूर लिखिएगा, ये लाइन जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी जो बात आप कर रहे हैं इंशाल्लाह उसका वक्त आएगा, मैं बताऊंगा। जी और कोई बात? सर PHP की कोई लाइब्रेरी भी होती है जैसे हमने पहले बूटस्ट्रैप वगैरह देखी? जी इंशाल्लाह आएंगी। लाइब्रेरीज नहीं उसको कहते हैं, उसको फ्रेमवर्क्स कहते हैं। उनमें से एक फ्रेमवर्क हमने पढ़ा, अब CMS उसको बोलते हैं वर्डप्रेस। PHP का एक फ्रेमवर्क है वर्डप्रेस, या CMS उसको बोलते हैं, फ्रेमवर्क तो नहीं कहते। फ्रेमवर्क्स आएंगे और उसमें आपको लगेगा कि काम चुटकियों में हो रहा है, ऐसे ही जो काम महीनों और हफ्तों में होता है वो चुटकियों में हो जाता है। बहरहाल वो पढ़ेंगे जरूर इंशाल्लाह, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्रामिंग ये भी तो है। जी ये बूटस्ट्रैप है, ये भी तो वर्डप्रेस है ना जी? तो फायरबेस है ना, फ्रेमवर्क है उसका, सॉरी फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है बस, लाइब्रेरी है बस, इसको यूं कहते हैं। लेकिन जी रेलिवेंट रहे, आज हमने PHP पढ़ी है, इससे मुताल्लिक जरा क्वेश्चन करें। इररेलेवेंट जो क्वेश्चन जो होंगे ना वो लेक्चर के शुरू में हम किया करेंगे। सर एक दफा आप ना स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को प्रिंट करवा के दिखा दें। ये देखें जी, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है सामने लाइन नंबर 7 पे, ओ सॉरी लाइन नंबर 7 नहीं, लाइन नंबर 11 पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। ये देखिएगा x एक स्ट्रिंग है क्योंकि उसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर है, सही है जी। और ये num1 num2 और सम के जो वेरिएबल्स हैं ये इंटीजर्स हैं, ये प्रिंट हो रहे हैं। मैंने दोनों की एग्जांपल्स आपको दी हैं। और कोई बात जी? सर इनको एक लाइन में करवाएं, जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में होता है कि आप स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ ही प्रिंट करवा सकते हैं। जी कर लेंगे, अभी इंशाल्लाह वो भी आएगा, 2-4 दिन में आ जाता है। कर लें आप, डॉट ऑपरेटर यूज होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ
अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं हम सम के साथ यूं पे यूं कर सकते हैं। ये कोई और बताइएगा, मैं ये इनको यहाँ पे x को प्रिंट करवाता हूँ, x प्लस सम, डॉट ऑपरेटर साथ में यूज होगा। डॉट ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है। कंकैटिनेशन के लिए PHP में डॉट ऑपरेटर आता है, आने वाले दिनों में मैंने बताना था। जी कोई और साइड क्वेश्चन कर सकते हैं? ये देखिएगा जी, दोनों चीजें मर्ज हो गई आपस में। और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, वर्डप्रेस का बस इतना ही पढ़ेंगे? वर्डप्रेस का इसके अलावा और बहुत पढ़ना है अभी। वो तो जस्ट आपको टेस्ट दिया है कि देखें वेबसाइट बनाना मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से बनाएं और बेचना शुरू कर दें, पैसे कमाएं आप। तो वो इसलिए एक दिन में हमने पढ़ा दिया। वर्डप्रेस पे तो पूरा महीना लगाना है अभी हमने, तो ये तो अच्छा सर, वाला काम आपको सिखाया अभी। दूसरा कोर्स ऑनलाइन है वो शेयर कर सकते हैं आप? जी NFTP की वेबसाइट पे चले जाइएगा। मैं 12 बता चुका हूँ, डे 1 से 2-3-4 दफ़ा बता चुका हूँ। तो अगर आप NFTP की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे भी ये बताई होगी। पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैंने डिटेल में 15-20 मिनट लगाए हैं, पहले लेक्चर को सुन लीजिएगा। जी शुक्रिया सर। और जी कुछ सर इसमें डेटाबेस इस्तेमाल नहीं होंगे? सब कुछ होगा जी। लारावेल भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे लारावेल। जी 2-4 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम शजीद साहब को। सर जैसे जैम में फाइल सेव करते हैं वैसे ही वैम में करते हैं? जी वैम्प और जैम में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम है, नाम का फर्क है। सर फाइल सेव करने का तरीका सेम? ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी भाई। म्यूजिक तो बंद कर लो पहले। चलो चलो बोलो जी, बोलो जल्दी से। 1 आध मिनट है आपके पास, मैं शजीद साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर इसमें डाटा भी इस्तेमाल नहीं होंगे? जी डाटा सब कुछ होगा जी। अभी तो एक दिन में सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकता ना, अभी वक्त आएगा इंशाल्लाह सारी चीजों का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे हम जो HTML के साथ साथ CSS की अलग फाइल अटैच कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की, इस तरह से अगर PHP की अलग फाइल बना के नहीं अटैच कर सकते? सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा वक्त दे दें इंशाल्लाह, ये सब कुछ होगा। ओके सर। चलिए जी शजीद साहब आपको हैंड ओवर करता हूँ, अब आप स्टार्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा था ना हंस रहा था, बड़े बड़े सीन होते हैं जी लाइव क्लास। अच्छा जी, तो कैसे हैं भाई लोग? आप ठीक ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल फिट हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। वेरी नाइस। तो हम लोग वो सर आप कैसे हैं? फाइवर को, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग फाइवर को लेकर कर रहे थे बात। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल से रिस्पांस रेट, रिस्पांस टाइम, फिर डिलीवरीज और फिर कैंसिलेशंस, इन चीज़ों के ऊपर बात हुई थी। आप लोगों ने अपनी गिग वगैरह कैसे एनालाइज करनी है उसके ऊपर भी हमने बात की थी। तो मैं फ़िलहाल के लिए आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, और आज का टॉपिक जब मैं पढ़ा लूँगा तो फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मैंने सेपरेट कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो कमेंट सेक्शन भी ओपन किया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो इज ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा ये लें जी, मैंने आपको ना म्यूट कर दिया सबको। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने अगर अपनी अर्निंग विदड्रॉ करवानी है फाइवर से तो वो कैसे करवानी है, और इसके कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, कौन सा मेथड रिकमेंडेड है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद वो मैं इसको करता हूँ। मोहम्मद एहसन कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो सेपरेट नहीं होगी, वो बेसिकली सेम वीडियो के अंदर होती है, बस एंड पे होती है। मतलब आपने जो ये जो सेकंड हाफ है उसके अंदर जो है ना रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। तो एक लेक्चर में ऐसा हुआ था, गलती से पता नहीं मुझसे कोई बटन प्रेस हो गया था या कोई सर से कुछ हुआ है, हाफ जो लेक्चर था ना वो अपलोड नहीं हो सका था। मगर जो हर लेक्चर है वो अवेलेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखें उसको, उसमें आपको मिल जाएगा।
अच्छा, इको नहीं है, इको नहीं है, अच्छा ठीक है। चलें जी, मैं इसमें क्या करने वाला था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाला था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है और इसमें 2-3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा आपकी ओके। सो नादिया कह रही हैं जी आप मेरी प्रोफाइल चेक करें। मैं वो सेक्शन भी आएगा, वो बेसिकली टाइम आएगा जब मैं सब लोगों की प्रोफाइल चेक करूंगा। बट अभी मुझे आप लोगों को थोड़ा सा टीच करना है, आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों की प्रोफाइल जो हैं वो चेक करूंगा। जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह सब लोगों की प्रोफाइल चेक होंगी। ओके, सो अच्छा जी, तो यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले लेट्स सपोज अगर आपने कुछ अर्निंग वगैरह कर ली है, तो अगर आपने विदड्रॉ करवानी है तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले आपने अर्निंग्स वाले टैब के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जो आपकी अवेलेबल फॉर विदड्रॉल मनी है। ये जो आपके पास अमाउंट होती है ये आपके पास बेसिकली शो हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आपने पैसे विदड्रॉ करवाने हैं तो इसका तरीका क्या है। आपने बेसिकली पैसे विदड्रॉ करवाने के लिए ये जो आपके पास विदड्रॉ के ऑप्शन हैं, पहले तो पेपैल का अकाउंट है, फिर उसके बाद बैंक ट्रांसफर है, फाइवर रेवेन्यू कार्ड है। पेपैल हमारे पास पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन वर्क करेंगे। तो आपने जो ऑप्शन चूज करना है वो फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। इससे ये होगा कि आपको एक कार्ड मिलेगा, उसको हम पेनियर कार्ड बोलते हैं। ये पेनियर की इंटीग्रेशन है जो कि हमारे पास हुई हुई है। बैंक ट्रांसफर वाला मेथड भी आपके पास पेनियर ही इस्तेमाल कर रहा होगा, और आपके पास जो फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाला ऑप्शन है वो भी आपके पास ये सेम मेथड ही इस्तेमाल कर रहा होगा। तो आप सब लोगों ने जब आपकी एटलीस्ट $20 अर्निंग हो जाएगी फाइवर के ऊपर, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर आना है, फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाले के ऊपर, और क्लिक करने के बाद आपने आपकी जो वेबसाइट है वो पेनियर की ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको कह रहा है कि आप अपना नंबर वगैरह वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ रीडायरेक्ट हो जाएगी इसके ऊपर, पेनियर के ऊपर। तो पेनियर में आपने बेसिकली अपना फिर सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपने फॉर्म फिल कर देना है, और उसके बाद ये होगा कि आपको एक मास्टर कार्ड मिलेगा। वो कार्ड बेसिकली आपके होम एड्रेस के ऊपर आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसको जो है ना, ये कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार्ड कुछ इस तरह से नजर आता है। शायद आप में से काफी लोगों को कार्ड मिला भी होगा। ये स्क्रीन के ऊपर पता नहीं फोकस होगा कि नहीं है। एनीवे, ये कार्ड बेसिकली बिल्कुल जिस तरह से एटीएम कार्ड होता है ना, उस तरह से आपके पास एक कार्ड होता है जो कि आपके घर पे आ जाएगा। आपने उस कार्ड को फिर अगर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, एटीएम पे इस्तेमाल करना है एटीएम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता आपने एटीएम पे इस्तेमाल करना है। फिर दूसरे नंबर पर आपका जो बैलेंस होगा वो आपका इस ऑनलाइन बैंकिंग वाली वेबसाइट के अंदर होगा। ये जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पर आपके पास बेसिकली सारा आपका बैलेंस आ रहा होगा। तो मैं इसी को यूज करता हूँ। बल्कि मैं एक और बात आपको बता दूं कि फाइवर पर अगर आपने पैसे विदड्रॉ करवाने हैं तो पैसे विदड्रॉ करवाने के लिए फाइवर रेवेन्यू कार्ड के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ पेनियर के थ्रू करवाना है। मगर इसमें एक और चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कार्ड ऑर्डर करना है तो आपने डायरेक्टली payoneer.com पर साइन अप नहीं करना, आपने फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। और ये जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आपने फिल करने के बाद ऑर्डर कर देना है कार्ड। इससे होता क्या है, जब आप payoneer.com से डायरेक्टली जब आप ओपन करेंगे कार्ड, जब ऑर्डर करेंगे, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके पास जो बेसिकली मंथली जो ईयरली जो इसकी फी कटती है वो $29 कटेगी। मगर अगर आप फाइवर के थ्रू कार्ड को ऑर्डर करेंगे तो इसकी जो पेमेंट होगी वो सिर्फ जो कटेगी आपके पास वो $10 के करीब जो है ना ईयरली कट रही होगी। यानी कि आपके जो बेसिकली ईयरली चार्जेस होते हैं पेनियर के वो बेसिकली आपके पास कम हो रहे थे। पेनियर क्या है? पेनियर इज ए वर्चुअल बैंक जो कि यूएस बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक बैंक है जो कि ऑनलाइन है, और आप अपने पैसे वगैरह वहां पर मैनेज कर सकते हो, जो सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। कोई आपने पैसे विदड्रॉ करवाने हैं
सेंड करने हैं, लोकल बैंक में ट्रांसफर करने हैं, वो सारा काम आप कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे यूनाइटेड स्टेट्स में एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो उसको करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है जी इकरा का कि कार्ड जो है वो अर्निंग से पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए। अभी मैंने स्टूडेंट से सुना है कि जब वो फाइवर रेवेन्यू कार्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो फाइवर उनको कहता है कि आपकी एटलीस्ट अर्निंग जो है वो $20 होनी चाहिए। पहले ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपने ट्राई करना है, आपने fiverr.com पर लॉग इन करना है, अर्निंग्स वाले टैब में जाना है, अर्निंग वाले टैब में जाकर फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर तो आपके पास ये फॉर्म फिल होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने ये करना है कि $20 का शायद यहाँ पर लिमिटेशन आ जाए। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि अभी इन्होंने लिमिट लगा दी है कि जब तक फ्रीलांसर $20 अर्निंग नहीं करता तब तक वो फाइवर रेवेन्यू कार्ड जो है वो ऑर्डर नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन डजंट हैव बैंक अकाउंट तो अभी पेनियर कार्ड ऑर्डर हो जाता है? जी, अगर आप फाइवर के थ्रू करेंगे ना तो पेनियर के थ्रू करेंगे तो शायद आपसे वो बैंक अकाउंट मांगे, मगर अगर आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड के थ्रू करेंगे तो शायद ये आपसे बैंक अकाउंट नहीं मांगेगा। आप चेक कीजिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। जी, लिमिट है, उस समीन ने कंफर्म कर दिया। सर मेरे पास तो ये कार्ड पड़ा हुआ है पुराना, बट एक्टिवेट नहीं है, तो आप एक्टिवेट करवा सकते हैं, कॉल करें और एक्टिवेट करवा लें। लिंक सेंड करें प्लीज जहां से कार्ड ऑर्डर करना है। लिंक मैं सेंड नहीं कर सकता आपने, मैं वही कह रहा हूँ, फाइवर पे लॉगिन करना है। फाइवर पे लॉगिन करने के बाद आपने अर्निंग्स वाले टैब में आना है। अर्निंग्स वाले टैब में आने के बाद आपने फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करना है। फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाला बटन आप जब क्लिक करेंगे, अगर आपकी $20 अर्निंग हो गई है तो फिर ये फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म ओपन होगा एक, और अगर नहीं तो फिर आपके पास आपको वेट करना होगा, एटलीस्ट आपको $20 अर्न करने हैं, फिर आप ये कार्ड ऑर्डर कर सकेंगे। कैश क्यों नहीं मिलता इस कार्ड से? मिलता है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, इसका मतलब है फिर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मिनिमम $30 हो गए हैं, ओके जी, 20 नहीं 30 हो गए हैं तो ठीक हो गया। सर मैंने पेनियर पर अकाउंट बनाया और फाइवर के साथ इंटीग्रेट किया, लेकिन कार्ड ऑर्डर में मैंने पेनियर से किया, मैं इसको फाइवर से कर सकता हूँ? अब तो आपने कर लिया अमजद, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दे, अभी लेक्चर सुने। तो ये आपका बैंक है, ऑनलाइन बैंक है, यहाँ पर आप जितनी अर्निंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसे, यहाँ से ट्रांसफर भी हो सकते हैं। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं कहीं से, वो भी हो सकते हैं। पेनियर टू पेनियर अगर आपने ट्रांसफर करना है तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें ₹1 भी नहीं लगता। सबसे अच्छी चीज इसकी मुझे ये लगती है। दूसरे नंबर पर अगर आपने यहाँ से विदड्रॉ करवाने हैं तो विदड्रॉ करवाने के लिए जो आपके पास सीन है वो ये है कि आप अगर विदड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आप अपना लोकल बैंक जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। सो विदड्रॉ के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी अर्निंग बताएंगे कि आपने बेसिकली आप अपनी अमाउंट बताएंगे कि आपने कितने पैसे विदड्रॉ करवाने हैं। यहाँ पर मैंने अपना जो बैंक है वो अटैच किया हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मैंने अपना अटैच किया। यहाँ पर मैं बैलेंस चूज करता हूँ, USD बैलेंस से मैंने विदड्रॉ करवाने। इस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट $4,000 इस बैंक में पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर अमाउंट देता हूँ। लेट्स सपोज मैं देता हूँ जी $500 में विदड्रॉ करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा कि $500 की आपको अमाउंट कितनी मिलेगी। तो ये बता रहा है 78,000 एंड समथिंग ये मुझे मिल जाएंगे। और ये मुझे नीचे ये भी बता रहा है कि इस वक्त जो डॉलर रेट है वो क्या चल रहा है। इस वक्त जो डॉलर रेट चल रहा है वो 156.662 समथिंग चल रहा है। तो ये इसका प्रोसीजर है। जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक करना है रिव्यू वाले पे और कंफर्म वाले पे, तो इसने मुझे जो है ना वो पेमेंट विद इन मिनट्स बल्कि विद इन सेकेंड्स मेरे अकाउंट के अंदर आ जाती है। पहली पेमेंट जो होती है वो कुछ डिले के साथ आती है, मगर जो सब्सीक्वेंट पेमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल फौरन से आ जाती हैं। तो आपने अगर अपना बैंक जो है वो अटैच करना है तो इसी का जो है ना वो बड़ा आसान तरीका है। आपने अगर पेनियर पे अपना बैंक अटैच करना है तो ऐड ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ से जो है ना वो आपके पास ये पूछेगा कि आपने कौन सा बैंक करना है, बैंक अकाउंट फॉर विदड्रॉल करना है, और यहाँ पर आप अपना बैंक जो है ना वो जैसे ये देखिए मैंने ये किया हुआ है, बैंक एक अटैच किया हुआ है। मैं अब दूसरा भी अटैच करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कार्ड किसी और के नाम पर पे भी हो सकता है सर, प्रोफाइल किसी और की? नहीं तल्हा, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपका अकाउंट जो है वो आपके नाम पर है और प्रोफाइल भी आपके नाम पर है तो आप उसी को अटैच करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी और के नाम पर है तो प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी प्रोफाइल है वो एप्सोल 360 के नाम से है, मगर जो मेरा पेनियर कार्ड है जहां पर मैं अपने पैसे विदड्रॉ करवाता हूँ वो मेरा शजील अफजल के नाम से है, तो एज सच कोई इशू नहीं है, ऑनरशिप मेरी है। मगर एक गलती यहाँ पर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो एक कार्ड मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे होता ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि बैन हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना उसके ऊपर आते हैं। बाकी आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे इस चीज को लेकर, मैं सबके बारी बारी क्वेश्चंस आंसर करूंगा। अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, मगर जो मैं अब आपका जब मैं माइक अनम्यूट करूंगा तो तब मैं आप लोगों के साथ जो है ना बाकी डिस्कशन भी करूंगा। अभी मुझे और थोड़ा सा मजीद इसमें ऐड करने दे, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, तो ठीक हो गया मेरे ख्याल से, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कि जी एक और मेथड भी है आपके पास। अच्छा, एक और यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अर्निंग करते वक्त, ये अर्निंग विदड्रॉ करते वक्त आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 156 पॉइंट समथिंग। तो ये तो काम खराब है। मतलब हमारा जो करंट डॉलर रेट है वो क्या चल रहा है, यूएसडी टू पीकेआर करते हैं, यूएसडी टू पीकेआर। तो यूएसडी टू पीकेआर इस वक्त 159 चल रहा है, ये गूगल पे शो हो रहा है। आपने गूगल वाला रेट नहीं चेक करना, आपने बेसिकली forex.pk पे जाके चेक करना है। इस वेबसाइट से जो आपको रेट मिलेगा वो आपका एक्चुअल रेट होगा। ये जो रेट है वो चल रहा है 161 चल रहा है इस वक्त। देखिए 161 इस वक्त चल रहा है, मगर जो आपके पास डॉलर रेट आपको पेनियर पर मिल रहा है वो सिर्फ आपको कितना मिल रहा है, 156 पॉइंट समथिंग। तो ये तो हमें जो है ना कम रेट मिल रहा है। इससे इससे क्या है, अच्छा इस चीज को कैसे करना है, और सबसे पहले तो ये कम क्यों है, ये कम इस वजह से है कि बेसिकली आपके पास ये XC.com वेबसाइट है, उसका रेट ये यूज करते हुए पेमेंट विदड्रॉ कर रहे होते हैं और हमेशा आपको 3 से 4 रुपए जो है ना डॉलर रेट कम ही मिलेगा। यहाँ पर इस वक्त 5 रुपए के करीब जो है ना डॉलर रेट कम मिल रहा है। तो इसमें जो है ना आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जितनी अमाउंट यहाँ पर है उतनी ही मिले तो आप ये जो जैज कैश है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैंने इस पे इन डेप्थ कंपैरिजन किया है और मैंने ये चेक किया है कि जो जैज कैश वाला है और ये जो लोकल बैंक ट्रांसफर वाला है वो बिल्कुल सेम ही पड़ता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये लोकल बैंक ट्रांसफर वाला ही करें। यहाँ पर आप अपना जैज कैश भी अटैच कर सकते हैं। जैज कैश अकाउंट अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, लेट्स सपोज अगर आपका जो फिजिकल बैंक है वो नहीं बना हुआ, अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली जैज कैश को भी अटैच कर सकते हैं। जैज कैश अटैच करने के बाद जब आप पेमेंट विदड्रॉ करवाएंगे तो आप जैज कैश में आपके पास आ जाएंगे और वहां से आपने अगर विदड्रॉ करवाने हैं तो आप अपनी मतलब जैज कैश नियर बाय शॉप पे चले जाएं या फिर जैज कैश से अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर दें तो वो भी आ जाता है। मगर मैंने ये क्लोजली एनालाइज किया है, अगर आपने $100 या $150 डिडक्ट करने हैं तो तब तो जैज कैश बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपने लेट्स सपोज बड़ी अमाउंट्स करनी, जैसे ये $5,000 $4,000 की अमाउंट्स विदड्रॉ करवानी है, तो तब आपके पास लोकल बैंक ट्रांसफर ही वर्क करेगा। बिकॉज जैज कैश में मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं वो 15,000 है, 15,000 रुपए है। और अगर आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको इसकी लिमिट इंक्रीज करवानी पड़ती है। और लिमिट इंक्रीज करवाने के लिए आप जैज जो फ्रेंचाइज है वहां पर विजिट करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक अलग प्रोसीजर है। तो ये आपके पास आ गए, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल बैंक में ट्रांसफर कर लें। लोकल बैंक में ट्रांसफर करने से ये होता है कि आपके पास जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है और अकाउंट में जब पेमेंट आती है तो जरा सेफ रहती है। आपकी बैलेंस जो शीट है या जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी बन रही होती हैं। कुछ मेरे ख्याल से आप में से स्टूडेंट्स बैंकर भी हैं जो कि बैंक्स में जॉब भी कर रहे हैं और डील भी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो साथ साथ वो भी स्टेब्लिश हो रही होती है, तो आपका फायदा हो जाता है। अच्छा,
नेक्स्ट आ जाता है जी कि इसमें आपने, और क्या मैं बताने लगा था, और मैं ये बताने लगा था, हाँ मैंने ये बताना था कि आपने इस कार्ड को अपने एटीएम कार्ड पर इस्तेमाल नहीं करना। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसका नुकसान ये है कि जनाब जब आप उसको अपने लोकल बैंक लोकल एटीएम पे इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो, अगर आप ट्रांजैक्शन करें या ना करें तो आपके 500 रुपये उस कार्ड से डिडक्ट हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको जो डॉलर रेट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। इस वक्त 161 चल रहा है, तो आपको जो डॉलर रेट मिलेगा वो 151 या 153 से जो है ना वो ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप मैक्सिमम अमाउंट जो कार्ड से विदड्रॉ करवा सकते हैं वो है 20,000 रुपीज। सो लेट्स सपोज आपने 40,000 रुपए विदड्रॉ करवाने हैं, तो आप उसको एटीएम में इंसर्ट करोगे। एटीएम इंसर्ट करने के बाद आपके पास 500 रुपये आपकी एक जस्ट इंसर्ट करने की वजह से कट गए। दूसरे नंबर पर आपको डॉलर रेट भी कम मिलना है, तो 20,000 की ट्रांजैक्शन होगी। फिर दूसरी दफा आप निकाल कर फिर दोबारा इंसर्ट करोगे, फिर 20,000 निकालने के लिए एक बार फिर 500 रुपये कटेंगे। तो नुकसान ही नुकसान है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने हमेशा इसको लोकल बैंक ट्रांसफर करना है। दूसरे नंबर पर आपने कभी भी जब आप कार्ड ऑर्डर कर लेंगे तो आपने पेनियर कार्ड अपना किसी को दिखाना नहीं है। ये इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये मैं अभी छुपा के दिखा रहा हूँ, ये जो नंबर इसके ऊपर लिखे होते हैं अगर वो किसी को पता चल गए और पिछला जो आपके पास सीवीसी कोड होता है वो अगर किसी को पता चल गया तो वो आपका कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो जितनी ट्रांजैक्शन करना चाहे कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको छुपा कर रखना है। कार्ड का करना क्या है फिर? कार्ड का करना क्या है? कार्ड आप बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते कार्ड, एक्टिवेट भी नहीं करना चाहते, मंगवाना भी नहीं चाहते, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जो कार्ड है वो बेसिकली आपके पास एक्टिवेट होना लाजमी है। और दूसरे नंबर पर इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं तो ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो एक बार मैं एक स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या किया, जब उनको कार्ड आया तो उन्होंने शोखी शोखी में अपने फेसबुक पे और अपने जो बेसिकली व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर ये कार्ड शेयर कर दिया और उन्होंने दोनों साइड शेयर कर दी, फ्रंट भी बैक भी। तो हुआ ये कि उनका जो नंबर था वो किसी ने नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब वो कंप्लेन करने के लिए आ गई और आने के बाद उन्होंने कहा कि सर ये एक ट्रांजैक्शन है वो हर बार रैंडमली मेरे पास मेरे अकाउंट में हो जाती है, तो आप सर मुझे ये बताएं कि इसका हल क्या है, ये क्यों होती है। मैंने चेक किया तो वहां पर ट्रांजैक्शन में नजर आया कि कभी $70 की हो रही है, कभी $75 की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो वो कह रही थी सर मुझे तो समझ नहीं आती है क्या हुआ है। हम भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या मामला है कि कार्ड से जो है वो पैसे निकलते जा रहे हैं। तो बाद में उससे पूछा जब कि आपने कभी शेयर तो नहीं किया था कहीं पे सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसने बताया जी मैंने शेयर किया था। तो बस फिर हमने कहा कि इस कार्ड को ब्लॉक करवाएं, उसको रीन्यू करवाएं, रीन्यू करने के बाद ही आपका मसला सॉल्व होगा। तो अब आपको इस चीज से क्या सबक मिलता है कि आपने कभी भी अपना कार्ड जो है वो दिखाना नहीं है किसी को, फ्रंट भी बैक भी इसको सिक्योर रखना है। और इसका पास कोड होता है, मतलब जो 4 डिजिट्स का कोड होता है वो भी आपने नहीं शेयर करना, किसी को नहीं बताना, मतलब उसको भी बचा कर रखना है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप सो कि आप लोगों को इस कार्ड के बारे में काफी चीजें पता चली। और क्या चीजें, और कोई चीजें नहीं है इसमें। ऑनलाइन शॉपिंग पर क्या फीस चार्ज होती है? देखें ये जो कार्ड है ना ये बेसिकली आपके पास डॉलर्स के अंदर होता है। तो उन वेबसाइट्स पर जहां पर आपको डॉलर्स रिक्वायर्ड है बाय करने के लिए, वहां पर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो गूगल एडसेंस के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है? जी गूगल एडसेंस के लिए लोकल बैंक की बेस्ट है। मैं तो वैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ज्यादा यूज करता हूँ, आप देख लें, कोई भी यूज कर लें। मैंने एमसीबी भी इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी इस्तेमाल किए, दोनों ठीक हैं। ये मास्टर कार्ड है जी, क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। पेनियर पर पेमेंट ऐड करानी हो तो, पेमेंट ऐड करवानी हो तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपना अकाउंट शेयर करना होता है कि ये रिसीव वाला टैब है, यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाएं और यहाँ पर अपने जिससे आपने पैसे
मंगवाने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं और उसके बाद पेमेंट बता देनी है, कितनी पेमेंट मंगवानी है तो आपको आ जाएगा। आपकी ईमेल होती है, आपने अपनी ईमेल बता देनी है जिससे आपने पेमेंट मंगवानी है, वो फिर आपके पास क्या करेगा, आपको पैसे सेंड कर देगा। इसके अलावा अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पे का बटन है, और पे के बटन में आप फिर जितनी पेमेंट चाहें वो सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें टू रिसिपिएंट्स पे इन योर अकाउंट, ये फ्री है, ये आपके पास बैंक में आपने सेंड करने हैं वो भी कर सकते हैं, अमेजोन पे स्पेंड करने हैं वो भी कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपके पास बड़ी जबरदस्त हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन कामों के लिए। किसी ने क्वेश्चन किया था कि यूएसडी बैलेंस क्या है, तो ये बेसिकली ये है कि यहाँ पर 3 किस्म के बैलेंस होते हैं, यूएसडी बैलेंस, यूरो बैलेंस और जीबीपी। आई थिंक ये पता नहीं कौन सी है, शायद ये भी उसी की है। तो इसमें ये है कि मैंने बेसिकली ये वाला कार्ड भी एक्टिवेट करवा लिया था गलती से, तो ये यूएसडी बैलेंस जब वो पूछ रहा था यूएसडी बैलेंस कौन सा, तो मैंने ये वाला देना था। ठीक है, तो पाउंड है सर, जीबीपी, हाँ जी पाउंड। अच्छा ठीक हो गया, ऑलराइट। चलें अब मैं ये करता हूँ कि म्यूट करता हूँ वन बाय वन, कि अगर किसी के इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर लें, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपको टीच करता हूँ। तो वेयर इज दी चैट बटन पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। कोई अगर अनम्यूट करना चाहे तो अब वो कर सकता है, और अपना क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकता है। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये फाइबर का पेनियर का कार्ड लेना जरूरी है या कार्ड के बगैर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बगैर कार्ड के यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना मैंने इसके डिफरेंट जो है ना वो एस्पेक्ट्स देखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम कार्ड लिए बगैर जो है ना वो विड्रॉ नहीं कर सकते, जब विड्रॉ करते हैं तो पेनियर कहता है अपना कार्ड लगाओ। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर हमने तो कार्ड ऑर्डर किया ही नहीं है, और ऑर्डर किए बगैर जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो हो जाते हैं, कोई मसला नहीं आता। तो मुझे इस चीज का ना कंफर्म नहीं है। जी सर, मैंने कार्ड ऑर्डर नहीं किया और पिछले 2 साल से मैं यूडेमी पे भी काम कर रहा हूँ, फाइवर पे भी कर रहा हूँ, तो दोनों से पेमेंट आती है, मैं निकलवा लेता हूँ अपने HPL अकाउंट। तो बस ठीक है, फिर वो कार्ड की जरूरी नहीं है। कुछ की जरूरी है, पता नहीं कुछ की जरूरी नहीं है। शायद फाइवर रेवेन्यू कार्ड के केस में ये जरूरी हो, आई डोंट नो ये क्या सिलसिला है, मुझे इन डेप्थ इसका नहीं पता। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये पूछना था कि एक्सेस के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड या HBL या जो दूसरे बैंक है वो क्या रेट देते हैं डॉलर का? एडसेंस के लिए जो रेट आपको मिलता है वो भी इस तरह से 2-3 रुपए कम होता है, 2-3 रुपए कम मिलता है। ठीक है, हाँ जी, वो ऐसे ही है, 2-3 रुपए कम मिलता है, बाकी क्योंकि अब तो पहले था कि हम इससे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा लेते थे, लेकिन अब वो उनकी पॉलिसी है कि आप बैंक अटैच करेंगे तो आएगा, तो वो जनवरी से इम्प्लीमेंट हो रही है, इसलिए मैं चाह रहा था मैं बैंक फिर अटैच कर दूं उसके साथ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बेस्ट रहेगा सर? देख ले जौन सा भी अवेलेबल है, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ही आप करें, मतलब आप जौन सा आपके पास अवेलेबल है वो आप कर दें। फर्स्ट टाइम पेमेंट लेट आएगी थोड़ी सी, बाकी फिर सब्सीक्वेंट पेमेंट्स जल्दी आ जाएंगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर हम कितने अकाउंट्स फाइबर के बना सकते हैं? देखिए हम एक अकाउंट ही बनाएंगे, मगर अगर आप चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपने मल्टीपल बनाने हैं, तो मल्टीपल बनाने के लिए आपके पास इंटरनेट भी डिफरेंट रखें आप, और कंप्यूटर भी डिफरेंट रखें। 2 अकाउंट्स हैं तो 2 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस और 2 डिफरेंट कंप्यूटर। मगर आप एक ही बना लें और एक ही अगर आपका बहुत अच्छा चल जाए तो आपको मल्टीपल बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में सर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए एक अलग से जो है वो अकाउंट बना लें, और डिजाइनिंग वगैरह का अगर अलग बन रहा है पहले से तो कंबाइन ना करें, ताकि आपकी मर्जी है। वैसे कंबाइन अगर आप गिग्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन और डिफरेंट कंप्यूटर इस्तेमाल करके बनाएं। ठीक है, अदरवाइज एक ही ठीक है जी, अदरवाइज एक ही ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये था कि मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है पाइनियर। एक मिनट में दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ सबको, फिर आप दोबारा से करें अनम्यूट जिसने क्वेश्चन पूछी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा पाइनियर का अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन मैंने कार्ड नहीं मंगवाया,
तो अब मुझे फाइबर के लिए दोबारा न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा कि वही अकाउंट मैं यूज कर सकता वही हूँ? वही तो वही मैंने वाला वही वाला यूज कर सकते हैं, उसमें कोई पायनियर मसला की नहीं वेबसाइट है। से जाके बनाया था। हाँ तो कोई कोई बात नहीं, वही वाला यूज कर लो, अब बन गया है। अगर सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट भी कर सकते हो, उसके लिए सेम एड्रेस वेरिफिकेशन और प्रोसीजर होना है, वो सेपरेट अगर आप करना चाहते हो तो सेपरेट कर लो, या आपकी मर्जी है। वैसे फाइवर रेवेन्यू कार्ड वाला करोगे तो मैंने आपको बताया ईयरली जो चार्जेस होते हैं वो कम पड़ते हैं। तो सर वो आपने लेकिन आपने कहा था कि जो कार्ड है, जी जी आईबीएन नंबर सर आपने कहा था कि जो पायनियर कार्ड है वो एक प्रोफाइल के साथ एक ही अटैच होगा, लेकिन जी मेरी जी अपवर्क की जो प्रोफाइल थी वो बैन हो गई थी, तो मैंने दूसरी जी जी प्रोफाइल बनाई और उस कार्ड को उसके साथ अटैच कर दिया। जी जी मुझे अभी तक तो उससे मसला नहीं आया, तो जी क्या जी आगे मसला आ सकता है उसमें? वैसे अगर आपको अभी तक नहीं आया, पता नहीं आपको कितनी देर हुई है कितनी देर नहीं हुई, अगर आपको अभी तक नहीं आया तो फिर शायद ना आए। मैं ये कह रहा हूँ करंटली अगर आपके पास 2 फाइवर अकाउंट्स हैं, मैं फाइवर और अपर दोनों फर्क हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फाइवर अकाउंट है दो, तो आपने दोनों के साथ सेम पेमेंट मेथड अटैच नहीं कर देना, अटैच करेंगे दोनों बैन हो जाएंगे। एक कार्ड आप फाइवर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप freelancer.com पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बात हो रही है मल्टीपल प्रोफाइल्स की। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर हम लोगों में इस फील्ड में बिल्कुल न्यू है, तो अभी हमारे पास कोई स्किल है नहीं इसके रिलेटेड, तो क्या हम जी अपनी जी गिग क्रिएट कर सकते हैं? जी, अगर आप गिग क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर स्किल्स होने लाजमी है, बिकॉज ऑर्डर्स तो आपने ही कंप्लीट करने हैं, आपने ही देखना है और उसको करके तो फिर उसके बाद लेके चलना है। बाकी परेशान मत हो कि स्किल्स नहीं है, देखें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, आप अभी भी चाहें तो स्किल सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें मास्टर हो जाएं, जो भी स्किल आप चूज करें तो उसमें आपको काफ़ी अर्निंग हो जाएगी, तो ये चीज़ ही है। सर और फाइवर अकाउंट के ऊपर कितनी गिग्स हम बना सकते हैं? 7 गिग्स आप बना सकते हैं जी, बाय डिफॉल्ट जब आप नया अकाउंट बनाते हैं 7 गिग्स आप बना सकते हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, सर एक ईमेल के ऊपर 2 फाइबर अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या बनेगा? भाईजान बननगे नहीं, कौन बोल रहा है? मकबरा बनेगा सर। नहीं बनेंगे भाई, आप 2 तो अकाउंट्स बन वैसे जाएगा नहीं जल्दी। बनेंगे। ना ना बस सर एक क्वेश्चन है। मैं कर सकता हूँ, आपको जो भी कहना चाहे मैं कह सकता हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, आपने क्रॉस टॉक नहीं करनी। ठीक है सर, सॉरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर शूट करें जल्दी क्वेश्चन। जी सर, सर क्वेश्चन ये है कि अगर एक घर पे 2 लोग फाइबर पे काम करना चाहते हैं, सेम इंटरनेट पे सेम लैपटॉप पे, तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं यार, वो सेम लैपटॉप, एटलीस्ट लैपटॉप तो चेंज करो ना। अगर आपने 2 करने भी हैं, वो सेम आपका इंटरनेट कनेक्शन है, आप एटलीस्ट ये काम तो करो कि 2 सेपरेट वो ले लो, कंप्यूटर ही ले लो, सेम कंप्यूटर सेम वो। फिर मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अकाउंट्स बैन होते हुए देखे हैं। ठीक है, अच्छा सर, सेम इंटरनेट लेकिन 2 डिफरेंट कंप्यूटर पे इशू नहीं होगा सर? मेरी आवाज आ रही है? यूजुअली नहीं होगा, अगर 2 से ज्यादा होंगे तो वो हो सकता है। कोशिश ये करें कि सेपरेट कनेक्शन रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, एक तो ये टैक्स वाला जो कोई क्वेश्चन कर रहा था उसका जवाब दे दें, कमेंट्स में है टैक्स के बारे में। अच्छा वो और क्या, दूसरे मुझे नंबर जरा पे बताइए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो। जी सर मैं आपको देता हूँ। सर टैक्स का बता दें कि पेनियर के टैक्स तो अलग है, लेकिन जब अमाउंट आपके पर्सनल बैंक में यूएस बैंक से ट्रांसफर हो गए आएगी तो उसका भी ट्रैक होना चाहिए कि कहाँ से आई, कि पैसे क्यों आए हैं। लाइक फ्रीलांसिंग भी फ्रीलांसिंग है, भी बिजनेस है, बाकी बिजनेस भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनका भी एनुअल इनकम पे गवर्नमेंट का टैक्स देना होता है। तो यार ये जो रेमिटेंस होती है ना, इस पे काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है। जो बाहर से डॉलर्स आ रहे होते हैं ये जो है ना वो कम, उसके ऊपर गवर्नमेंट भी फोर्स करती है, और ये एक अच्छी चीज भी है बिकॉज बाहर से इकोनॉमी आपके पास अंदर आ रही होती, अकाउंट में आ रही होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही होती है। अगर आप 5 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको 20,000 रुपीज जो है ना वो टैक्स देना होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग वाले पैसों पे टैक्स नहीं है।
ठीक है, मैं भी फाइलर हूँ और मेरा जो लॉयर है वो बेसिकली सैलरीड, जो मेरे पास सैलरी आ रही होती है उसमें से वो डिडक्ट करके दे रहा होता है, ये वाली रेमिटेंस का वो कुछ भी नहीं करता। तो देख लें, आपकी मर्जी है। 5 लाख अगर आप ज्यादा कमाएं पर मंथ तो फिर आपको देने की जरूरत है 20,000 रुपया 1 साल का जो टैक्स है, सॉरी हाँ 1 साल का नहीं, बल्कि हर 5 लाख में से 20,000 रुपए। बाकी इसमें इन डेप्थ मुझे नॉलेज नहीं है, आप में से अगर कोई लॉयर है या फिर अगर कोई जानने वाला टैक्स पर्सन को, तो वो बेहतर बता सकते हैं। जी सर, ऐसा एक और जिसमें क्वेश्चन है हार्ड मेरा। रूल नहीं है जी। ये सर मैंने अभी प्रोफाइल ओपन किया तो यहाँ पे रेफर एंड गेट $200, ये क्या चक्कर है सर? जी जी, ये चक्कर है कि आप अगर किसी दोस्त को रिकमेंड करेंगे कि वो फाइवर पर साइन अप करे तो वो आपको $100 मिलेंगे, मगर अगर उसकी अर्निंग जो है वो $100 तक रीच हो जाएगी। आई थिंक ये इस तरह से है, रेफर ए फ्रेंड वाला जो प्लान है वो बेसिकली आपके पास इस तरह से काम करता है। तो आप अपना बेसिकली, आपने यूज नहीं किया अभी? मैंने कभी किसी को रिकमेंड नहीं किया, स्टूडेंट्स तो हुए हैं हम, ये नीचे देखें, बल्कि ये किया भी हुआ है कि काफी लोगों ने किया भी हुआ है साइन अप। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इन्होंने बेसिकली वो भी करना है, क्या कहते हैं, टारगेट पूरा करना है $100 का। हाँ यार, ये येलो सी लाइन किस चीज की आ गई? ये जूम में आई थिंक होती है कुछ। किसी ने पेंसिल लगा दी है सर। सर ये स्टूडेंट तंग कर रहे हैं आपको, ये सर कैसर साहब को भी तंग करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है, बस करो क्वेश्चन जी। सर एक तो ये क्वेश्चन था कि इसकी कोई लिमिट होती है, मिनिमम अमाउंट आप कितनी होनी चाहिए तो आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि आप इसको जैज़ कैश से अपने अटैच कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ना तो कार्ड है ना ही आपके पास बैंक अकाउंट है, तो फिर भी आप सिर्फ जैज़ कैश से अगर अटैच कर लेते हैं तो आप विड्रॉ करवा सकते हैं अपनी अमाउंट को। जैज़ कैश से अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं आपका एक क्वेश्चन आंसर कर दूं कि मिनिमम जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो है ना ये 100 होनी चाहिए। यार ये बस करो ना, बस काफी हो गया ये। सर ये एनोटेशन में जाकर आप ऑफ कर दें, किधर सेटिंग में जाकर एनोटेशन में ऑफ हो जाएगी। पहले इसको क्लीन कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है? सेटिंग में जाकर एनोटेशन में। अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन था क्या सबा का? पहला क्वेश्चन था मिनिमम अर्निंग कितनी हो सकती है, मिनिमम विड्रॉल कितनी है, 100 USD है, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा जरा जल्दी। सर अपवर्क पे कितने परसेंट कटते हैं? सर जैसे फाइवर 20% काटते हैं हर ऑर्डर का। अपवर्क यार ये मैं जब अपवर्क स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जल्दी जल्दी मुझे बताएं जल्दी जल्दी। सर मैंने ये पूछा था कि ओके सर पूछा ये था कि अगर आप जैज़ कैश से अपना अकाउंट अटैच करते हैं तो आपने पेनियर कार्ड भी ऑर्डर नहीं किया, आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, सिर्फ जैज़ कैश से आप अगर अटैच कर लेते हैं तो आप अपने जो आपके पैसे हैं वो विड्रॉ करवा सकते हैं। करवा सकते सिर्फ हैं जैज़ कैश जी, करवा सकते हैं। देखे ना लोग, ये पेनियर से आपने जैज़ कैश में विड्रॉ करवा देना है, जैज़ कैश से फिर आपने जाना है अपने जैज़ कैश शॉप्स होती हैं, क्या उनको बोलते हैं, मतलब जैसे ये लोड वाले लोग होते हैं ना, शॉप्स होती है छोटी छोटी, वहां पर जैज़ कैश अवेलेबल होता है। तो उस पे आपने डिडक्शन नहीं करते हैं क्या? होते हैं डिडक्शन होती है जब आपने लेट्स सपोज, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, मगर अगर आप मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज डिडक्ट करवाते हैं तो उस पर कुछ 2% ये बता रहे हैं, 2% डिडक्ट हो जाएंगे। 10,000 का 2% निकालें जितने भी आपके पास होंगे वो डिडक्ट होंगे आपके। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू सर। यार क्वेश्चन बस ना 10,000 का 200 कटेगा। चलो फिर जल्दी जल्दी बताओ यार क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है। हेलो सर। जी 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 सर एक्चुअली ये कैसे है कि मुझे मेरे पास एक क्लाइंट है लेकिन वो फाइवर के थ्रू काम नहीं करवाना चाहता। वो कहता है जी कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, IBN। तो सर पायोनियर में ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं उसको IBN यहाँ से प्रोवाइड कर दूं पायोनियर का, ताकि आपका फाइवर का क्लाइंट ये कह रहा है कि आप उसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर दे दें? नो सर, फाइवर से हट के है, वो यूके का एक क्लाइंट है। वो कहता है जी यूके आप मुझे का क्लाइंट है, वो IBN आपको कह रहा है जी, वो IBAN नंबर होता है। आप अपने ना बैंकिंग अकाउंट हेल्पलाइंस पे कॉल कर लें या फिर ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विस होती है वहां पर कॉल करके उनको कहें कि मुझे IBAN नंबर चाहिए, या फिर आप फ्रेंचाइज विजिट कर लें
उनको बताएं कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, मुझे IBAN नंबर निकाल दें। आपको वो बैंक IBAN नंबर निकाल देंगे, वो आपने अपने क्लाइंट को दे देना है और क्लाइंट को देके आप वहां से जो पैसे हैं मंगवा सकते हैं। सर मोबाइल एप्लीकेशन होता है। सॉरी सर, पायोनियर में ये ऑप्शन नहीं है IBN वाली? जी, पेनियर पे अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपने बस अपनी ईमेल बतानी है। वो ईमेल आप बताएंगे तो आपको क्लाइंट जो है ना पेनियर पे ट्रांसफर कर सकता है। वैसे इसका US का एक अकाउंट नंबर भी होता है, वो भी निकल आता है, वो भी आप दे सकते हैं। जी सर ठीक है, वो काइंडली बता देंगे कहाँ से निकलेगा? अच्छा, वो मुझे देखना पड़ेगा, एक्टिविटी है। चलो वो मैं देख के फिर ना किसी और दिन बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये सर काम IBN नंबर सर, एक्सक्यूज मी, बैंक अकाउंट की वेबसाइट होती है सर, वहाँ पे भी आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। आप अपना अकाउंट नंबर दो और बटन होता है, वो आपको खुद ही ऑटो जनरेट कर देता है IBN नंबर। जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे सर चेकबुक के नीचे। ठीक है, दोबारा अनम्यूट करें जी। चेकबुक के नीचे क्या IBAN लिखा होता है? सर चेक होता है ना सर, चेक के नीचे भी लिखा होता है IBAN नंबर ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ्रेंचाइज पे भी जाकर कर सकते हैं, आप बैंकिंग फैसिलिटी यूज करके भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं। बहुत आसान काम है यार ये तो। अच्छा ठीक है जी, मैं अब आपको म्यूट करता हूँ और आज हम ये काम करेंगे कि चलो मैं म्यूट करता हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। ये एनोटेशंस कैसे खत्म करनी है आप लोगों का मैं हिसाब लगा लेता हूँ, आप लोग बंदे नहीं बन रहे। म्यूट करता हूँ सबको, ये अलाउ भी खत्म करता हूँ, ठीक है। तो ये एनोटेशन वाला रेज्ड हैंड, अच्छा जी चलो ये हो गया। इसमें और क्या है? अच्छा ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो बायर रिक्वेस्ट का है। सो बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बायर रिक्वेस्ट सर बेसिकली कि अगर आपने मैनुअली प्रपोजल राइटिंग करनी है तो हम उसको बायर रिक्वेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने मोर में जाना है, मोर में जाने के बाद आपने बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सो बायर रिक्वेस्ट में आपके पास बेसिकली रिक्वेस्ट सारी होती हैं। उन रिक्वेस्ट को आपने क्या करना है कि आपने रीड करना होता है और रीड करने के बाद आपने उसके ऊपर जो प्रपोजल है वो राइट करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी fiverr.com पे जाएंगे और बाय रिक्वेस्ट वाले एरिया में जाएंगे तो शायद आपको कुछ नजर ना आए, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो है गिग्स आपकी कितनी है उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ गिग्स कितनी है। सो इस वक्त मेरी जो नंबर ऑफ गिग्स हैं वो कितनी है, वो बेसिकली मेरे पास 5 गिग्स हैं जो कि लाइव हैं। इस वजह से मेरे पास 3105 जो क्या कहते हैं बाय रिक्वेस्ट हैं वो शो हो रही हैं। तो एक मिनट मुझे ना दीजिए, मैं ज़रा ट्राई करूं कि ये एनोटेशन जो है ना वो एनोटेट क्लियर ऑल ड्राइंग्स एंड इसमें से जो अच्छा आप मत कीजिएगा, ठीक है। ड्रा वाला जो है ना वो ऑप्शन डिसेबल पता नहीं कैसे होगा, बट अब ये मजाक मत कीजिएगा, प्रैंक मेरे साथ जो कर रहे हैं ना आप। एनीवे इसमें 3105 जो है ना बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। सो लेट्स सपोज होता क्या है, ये बाय रिक्वेस्ट है क्या। मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो है ना वो आपकी फाइवर की गिग के ऊपर आकर भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, मगर अगर क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट कर दे यानी अपनी प्रॉब्लम लिस्ट कर दे तो वहां पर भी आप जो आप जैसे या मेरे जैसे फ्रीलांसर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने करना क्या होता है, ये लिस्ट बाय लिस्ट आपके पास बाय रिक्वेस्ट नजर आ रही है। जैसे एक जो बाय रिक्वेस्ट है वो ये आ रही है, बायर का नेम भी शो हो रहा है। ये नेम कैसे शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपके पास नेम शो नहीं हो रहा होगा। दूसरे नंबर पर आपने ये करना होता है कि ये राइट साइड पर आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसने करवाना क्या है, ये हो रहा है लुकिंग फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर टू वर्क ऑन ए बग फिक्स इन iOS इशू when the user scrolls my navigational menu in an iOS mobile device। ये सारी उसने बड़ी डिटेल के अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। ये पिक्चर भी अटैच की हुई है जो कि आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप पिक्चर को भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो क्या करवाना चाह रहा है। ये आपके पास हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने देखना है कि कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड हुई हैं, तो ये आपके पास नजर आ रही है। यहाँ पर देखें 9 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। तो फिर उसके बाद आपके पास ये ड्यूरेशन आ रही है। ड्यूरेशन में आपके पास ये 24 आवर्स का टाइम आ रहा है कि ये आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करना है। और दूसरे नंबर पर आपके पास यहाँ पर बजट आ रहा है कि ये कितने डॉलर्स का काम है। यानी ये कह रहा है कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, इतने टाइम में करवाना चाहता हूँ, और इतने डॉलर्स में पे करना चाहता हूँ। तो अगर तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो आपके पास बेसिकली क्या है कि आपने सेंड ऑफर के बटन पे क्लिक करना है, और फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेंड ऑफर पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास बाय रिक्वेस्ट है, और नीचे आपने अपनी जो मोस्ट रेलिवेंट गिग है वो इस्तेमाल करनी है। जैसे ये वाली जो बाय रिक्वेस्ट है, लेट्स सपोज वो इससे मैच हो रही है, तो वो मैंने चूज की। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखोगे, आप यहाँ पर प्रपोजल लिखोगे कि आपने कैसे इस काम को करवाना है, और इसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर फिर उसके बाद और फील्ड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ये आप अमाउंट बताओगे, कितने अमाउंट्स आपने स्पेंड करने हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ जी, मैं $31 जिसने कहा है, मैं इसको 50 में कर दूंगा लेट्स सपोज, या फिर मैं इसको $10 में कर दूंगा। जितनी भी अमाउंट है वो आपने यहाँ पर बता देनी है। फिर आप ये बताएंगे आप कितने दिनों में करके देंगे। अब आपको पता चला है कि क्लाइंट जो है वो कह रहा है कि मुझे 24 आवर्स के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पर मंडे सिलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन आर बेसिकली मैं 1 रिवीजन प्रोवाइड करूंगा। फिर आपके पास आ जाता है कि गिग रिक्वायरमेंट पूछने, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कस्टम ऑफर सेंड करते हैं, और फिर आप सबमिट ऑफर कर देंगे। जब आप सबमिट ऑफर करेंगे तो क्लाइंट जो है जितनी भी प्रपोजल उसको मिली होंगी वो उनको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद जिसकी प्रपोजल अच्छी लगेगी वो उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ काम स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो नीचे ऑप्शंस में यहाँ पर ये आ गए हैं, और भी बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। सो बाय रिक्वेस्ट कितनी सेंड हो सकती हैं पर डे, तो ये आपके पास यहाँ पर नंबर आ रहा है कि 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे, यानी कि आप एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मेरे जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको जो पहला ऑर्डर मिला है वो बाय रिक्वेस्ट की मदद से मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा सेंड करनी है, और बाय रिक्वेस्ट शो ही उस सूरत में होती है जब आपने जो गिग्स हैं वो नंबर ऑफ गिग्स ज्यादा रखी हों, यानी कि एटलीस्ट 5 to 7 गिग्स क्रिएट करें। और 5 to 7 गिग्स क्रिएट करने के बाद फौरन से आपको बाय रिक्वेस्ट शो होना स्टार्ट नहीं हो जाती है, आपको वेट करना पड़ता है। कुछ दिन वेट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली बाय रिक्वेस्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमें कब शो हो सकती हैं, तो वो ये मैंने आपको इसका आंसर कर दिया। ये आपके पास देखें कितनी ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं, और ये बहुत अच्छा फीचर है फाइवर का, जिसकी मदद से लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलते भी हैं और बड़ी आसानी के साथ ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लेकर चलना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बाय रिक्वेस्ट सेंड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। तो नेम कैसे शो होगा? अच्छा, नेम कैसे शो होगा? सो नेम के लिए मैंने ना एक एक्सटेंशन की हुई है। उसके लिए मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो रिकमेंड की थी, और आज भी मैं आपको वो वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि वो किस तरह से आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट के अंदर जाकर जो नाम है वो शो करना है। तो वो मैं वीडियो यहाँ पर रखी हुई है, उसका नाम है फाइवलिटिक्स शकील। ये आप सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी। फाइवरलिटिक्स है, नहीं, फाइवरलिटिक्स, हाँ ये देखिए ये वाली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने ना एक एक्सटेंशन रिकमेंड की हुई है, वो एक्सटेंशन आप लोगों ने अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है। इसका यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये रहा, ये यूआरएल दिया हुआ है। इस एक्सटेंशन को आपने अपने पास इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपने फाइवर को लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा कि मतलब आपका जो